अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमें, हम देख रहे हैं आपको। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, हम भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये है नया दिन और आपका साथ देंगे मैं और किरण आफ्ताब, यानी मोहम्मद शुएब और किरण आफ्ताब। ये मोहम्मद शुएब है सीढ़ियों के साथ। वाह ये कहीं भी आराम से जो है ना अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं, निशेस ढूंढ लेते हैं। स्मार्टनेस। वाओ ना, काश मैं भी ऐसा कह सकती। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कह सकती हैं। बस यही सुनना था। तो भाई आज का दिन बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा, और इस अच्छे दिन में अच्छी बातें करना बहुत ज़रूरी, दिन का आगाज़ अच्छी तरह करना बहुत ज़रूरी। और जैसे हम और आप हमदो सना करते हैं, जैसे हम और आप अल्लाह से लौ लगाते हैं, खुश हों, उदास हों, किसी फेज़ में हों, ठीक वैसे ही पौधे भी ऐसा ही करते हैं। आपको पता है, सब्ज़ा नेकी भी है, ज़रूरत भी। एक पौधा लगाना और फिर उस पौधे का ख्याल रखना ज़रूरी है, और ये ज़रूरत से बढ़कर है। करना ये चाहिए कि एक शख्स को कम से कम 7 पौधे लगाने चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, ठीक वैसे ही ना जैसे हम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमारे कुर्रा अर्ज़ को, हमारी ज़मीन को भी है, हमारे मुल्क को भी है, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारी जेब को भी है। अगर आप पौधे लगाएंगे, 7 के करीब पौधे एक इंसान के ऑक्सीजन लेने के लिए काफ़ी हैं, और अगर ये कहा जाए कि कम से कम 7 तो लगाने चाहिए तो गलत नहीं होगा। और अगर आप सोचें जेब के बारे में, तो मैं बता देती हूँ, लोड शेडिंग से परेशान है, भारी बिल्स आते हैं, इसके ऊपर अफसरदा है, तो भाई सब्ज़ा बढ़ाते जाएं, ठंडी हवा का मज़ा उठाते जाएं, और बिजली बचेगी कैसे, इसके लिए अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि भाई रिसर्च कर ले थोड़ी सी। मतलब यार क्यों रिसर्च कर ले, रिसर्च की हुई है मैंने। तो आप बता दें, मैं तो फिर भी रिसर्च ही कराती। नहीं, मैं फिर भी शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आपने कहा रिसर्च खुद करें। अब सारा काम हमने तो नहीं करना। जिस तरह आपने कहा कुछ पौधे लगाए, हमने वैसे काफी पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं, आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने लगाना ओरिजिनल प्लांट्स, और अगर इंडोर प्लांट्स लगाएंगे तो जरा चूज कर लें, चूज वाइजली, नॉट जस्ट इन ड्रेसिंग बट इन प्लांट्स एज वेल, ताकि वो प्लांट्स आप लगाएं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन दें, अन्य वाह ऑक्सीजन आपको दें, कार्बन डाइऑक्साइड दें ही ना। हाँ, मुझे पता था आप यही करेंगे। मैंने ये टॉपिक अलग करके रखा था कि हम इसके ऊपर आने वाले हफ्तों में बात करेंगे। ऐथे नहीं किरण, लेकिन अगर दिल कर रहा हो कि आपने आम खाना है, तो आप इंडोर प्लांट्स में लगाते हुए क्या आम का दरख्त नहीं लगा सकते? ख्वाहिशें तो बहुत हैं एक आम आदमी की सी लेकिन अब ये आम भी ना आपको खास तरह सोचने पर मजबूर कर रहा है। कुछ खबरें ऐसी हैं। जब आम ही ऐसा आएगा, और कहां से ऐसा आम आया, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये तो बता दें आपको कि आम के अलावा खास खास खबरें क्या हैं। पाकिस्तान में भारतीय आम का जहरीला गूदा फैल गया। तमिलनाडु में बनने वाले गूदे की काबिल इस्तेमाल मुद्दत दिसंबर 2018 को खत्म हो गई। पाबंदी के बावजूद मैंगो पल्प पाकिस्तान कैसे पहुंचा? मुल्क की तरक्की के नए बाब का आगाज। वजीर आजम आज न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। $259 मिलियन का मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। मोबाइल फोन के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। लाहौर में 40 साल शख्स तकिए के नीचे रखा मोबाइल फोन फटने से जख्मी हो गया। हारिस के जिस्म का 40% हिस्सा झुलस गया। और पेशावर में सफाई रखने के लिए खुसूसी इकदाम। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी, जुर्माना भी आयद किया जाएगा। जनाब मौज़ूआत तो बहुत थे, लेकिन इसे ही हमें टॉप स्टोरी बनाना पड़ा। मामला ही कुछ ऐसा था। ये जो मैंगो पल्प है, यानी पाकिस्तान में जहरीला भारतीय आम, इसका गूदा फैल गया। ये जायदुल मियात भारतीय आम का गूदा डंप करना पड़ा, ये इंकशाफ भी हुआ। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने वजारत तिजारत और वजारत खजाना समेत वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत को इरसाल करदा हंगामी मरासले में इसी बारे में तो आगाह किया। इसकी कुछ पिक्चर्स भी शेयर की। कुछ पिक्चर्स शेयर की, तभी तो ये मामला सामने आया कि वो जायदुल मियात है। कहां से आया, क्यों आया, कहां इस्तेमाल होना था, सब पर करेंगे बात। पहले रिपोर्ट दिखाएंगे। गफलत, लालच या साजिश,
जायदुल मयाद भारतीय आम का गूदा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैला दिया गया। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन ने ट्रक पर लदे ड्रमों की तस्वीर लेकर भांडा फोड़ दिया। पहले तो तिजारती पॉलिसी और कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जायदुल मयाद भारतीय आम का गूदा लाया गया, फिर उसे मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई कर दिया गया। हालिया तस्वीर से पता चला कि 12 जून 2017 को तैयार होने वाला आम का गूदा भारतीय रियासत तमिलनाडु में बना, जिसके काबिल इस्तेमाल मुद्दत 11 दिसंबर 2018 को खत्म हो गई। एसोसिएशन के सरपरस्त वहीद अहमद के मुताबिक अम्मान से मुस्तरद होने के बाद ये खेप गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान दरामद की गई। भारतीय जायदुल मयाद आम का गूदा जहर बन चुका है, जिससे जूस बनाकर फरोख्त करने से हलाकतों का खदशा है। लेकिन सवाल ये है कि लाखों बच्चों और नौजवानों की जिंदगियां दांव पर लगाने का जिम्मेदार कौन है? इसी अहम मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी साहिबजादा महबूब सुल्तान साहब और इसके साथ साथ सरबरा एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स एसोसिएशन वहीद अहमद साहब में स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। सर वेलकम टू नया दिन। सबसे पहले जानना चाह रहे हैं आपसे, ये भारतीय आम से मुतालिक सबूत भेजे गए, वो सबूत इकट्ठे कैसे हुए और कोई जवाब मिला उसका? देखें, जवाब ये मिला है अभी तक कि हमें कोई रिटन में तो कोई नहीं जवाब मिला। फ़ोन कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि हमने ये देखा है कि इस तरह कोई क्लियर नहीं हुआ मैंगो पल्प। बात ये है कि क्लियर छोटा तो अमाउंट नहीं है, ये 200-250 टन है, जिसके अंदर काफ़ी ड्रम्स भी, आपने पिक्चर्स भी दिखाई है। बात मेरा ये कहना है कि हम वैसे ही, हमारा मुल्क टेररिज्म के उसके अंदर है, हम वैसे ही प्रॉब्लम्स में हैं। आपने देखा भी इंडिया ने हमारे साथ क्या किया, हमारा जवाब भी हमारी जो आर्म फोर्सेस ने और हमारी जो हुकूमत ने जो किया है बहुत अच्छा किया। मगर बात ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा, हमारी जो इकॉनमी के ऊपर अब अटैक होने लग गया, इसको देखना पड़ेगा हमें। देखें, ये आया कराची से और कराची में हमारा सी पोर्ट है। ये जो पल्प आ रहा है वो ओमान से आ रहा है। ओमान से इसलिए आ रहा है कि ये डायरेक्ट इंडिया से नहीं आ रहा। अगर ये डिक्लेयर, अगर इसको मैंगो पल्प नहीं तो क्या नाम दिया गया इसको, इसलिए कि पोर्ट से ही आएगा। अगर हम इस बात को क्लियर नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ा इशू बनेगा। इसलिए कि अगर आप हाल ही में देखें एक्सपायर माल में कितनी लोगों की जाने गई, रेस्टोरेंट्स का भी हाल ही में, फूड के अंदर देखें जब, और गर्मियों का सीज़न आ रहा है। और आप ये चीज़ों का देखें, ज़्यादातर जो पल्प इस्तेमाल होता है वो जूसेस में होता है, ये आपके जैम्स में होता है। पाएंगे कि कहाँ पे सप्लाई हुआ, यूजेज कहाँ पर है। मैं जानना पहले आपसे जैसे आपने खुद जिक्र किया कि ओमान से आया है, होता क्या है नॉर्मली अगर इंडिया से पल्प या इस तरह की कोई चीज़ आनी होती है तो क्या वो वाया ओमान आती है? ऐसा भी तो हो सकता है ओमान गया हो और ओमान वालों ने यहाँ भेज दिया हो, या कोई इलीगल मामला हो? देखें, ओमान आम तो नहीं उगाता ना, पहली बात तो ये है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि इंडियन प्रोडक्ट कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत ने बैन कर दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो किस तरीके से आया, पहले तो ये सवाल। मैं ये नहीं कह, इसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं जो मैं कहूँगा, क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है, इसके अंदर कस्टम्स हैं, किसी से गफलत हुई है, क्या हुआ है, ये तो इन्वेस्टिगेशन की जाए। मैं तो ओमान की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ओमान आम नहीं उगाता, बिल्कुल नहीं उगाता, लेकिन अगर इंडिया ने हो सकता है वहाँ भी भेजा हो। नहीं, वहाँ भेजा हुआ है, वहाँ जो एक्सपायर हुआ है तो वहाँ से यहाँ आ गया। जो चीज़ों को तो रिस्पॉन्सिबल ओमान है या इंडिया? देखें ओमान क्यों रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल वो है ट्रेडर्स है, जो पाकिस्तान का इंपोर्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए किसी के नाम पे तो आया होगा ना यहाँ पे। बिल्कुल सही है। इसका मतलब मैं उसको एज अ पाकिस्तानी नहीं बोलूँगा, उसको मैं एक दहशतगर्द बोलूँगा, क्योंकि वो लोगों की जानों के साथ खेलने वाला है। और प्रोडक्ट भी किधर का है और किधर, ठीक है ओमान का अगर आता तो बात है कि हम ओमान या इंडिया की बात नहीं करते, हम तो ये बात करते हैं अभी एक्सपायर क्यों है और आया क्यों है। कि हमारे पास मैंगो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री नहीं है, हम एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को। देखें, ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, माशाल्लाह इंडस्ट्री अब ग्रो होने लगी वैल्यू एडिड के अंदर। देखें, हमारी टोटल एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की फ्रूट एंड वेजिटेबल की $620 मिलियन की, जिसके अंदर हमारी मामूली सा शेयर है वैल्यू एडिड का। हमारी वैल्यू एडिड आ रही है लोगों के, अभी तक इन 5 सालों के अंदर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, लाखों लोगों का रोज़गार। सबसे बड़ा जो हमारा इसके अंदर इशू आएगा वो किसान का आएगा। किसान का जो क्लास 2 होता है, जो छोटा मैंगो जो होता है, वो सब पल्पिंग पे जाता है। हमारा थ्रेट क्या, लाखों लोगों का इससे रोज़गार है। और मैं यही समझता हूँ अगर ये चीज़ें होने लगी है, एग्रीकल्चर, देखा आपकी इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है, डायरेक्ट एंड डायरेक्टली। अगर आप ये देखें, अगर आपकी इकोनॉमी को डैमेज करना हो तो एग्रीकल्चर को डैमेज करते हैं। इसलिए कि ये फूड सिक्योरिटी है। मैं ये समझता हूँ ये अगर ये पोर्ट से आया है, इसी ड्रमों के अंदर अगर कुछ इस तरह का मवाद होता
जो मुल्क के अंदर ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, ये तो पल्प है, ये तो खाने पीने की चीज़ है, मगर ये भी उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर टेररिज्म अगर इसी में अगर गफलत से ये क्लियर हो गया, किस तरीके से हो गया, मुझे ये लगता है कि मैंगो पल्प भी डिक्लेयर नहीं होगा, कुछ और नाम होगा, शायद में भी सिरप हो या केमिकल के नाम से ये पल्प क्लियर। देखो ये तो मेरा एक कहना है। अब तो बात है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टर का नाम भी दिया हुआ है। आप वहाँ से कांटेक्ट करें ना ट्रांसपोर्टर से कि ये कहाँ से आया मैंगो, ये फैसलाबाद की हदूद तक पहुँचा और वहाँ के बाद हमें पता नहीं है कहाँ, इसलिए कि वहाँ बताया गया है, जो हमें इंफॉर्मेशन आई है कि उनको कहा गया कि आप यहाँ खड़े हो जाएं, हम आपको बताएंगे। और ये आप देखें, आपने जो पिक्चर्स दिखाई, ओपन ट्रक्स था पाकिस्तान के अंदर, कराची से लेके पंजाब तक कितने किलोमीटर्स हैं, कोई पूछने वाला नहीं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये पल्प गया कहाँ और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन ट्रेडर्स की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है यही उनका काम हो और कि वो एक्सपायर्ड आइटम्स लें और वो सारे के सारे पाकिस्तान में फैलाएं। बहरहाल जिस तरफ आपने इंडिकेशन किया, इस पर एक्शन हुआ कि नहीं, मैं अब इस सिलसिले में बात करना चाहूँगी। हमारे साथ साहिबजादा महबूब सुल्तान वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ हैं। आपने अहमद साहब की भी गुफ्तगू सुनी। ये फरमाइएगा, भारतीय आम से मुताल्लिक ये पाकिस्तान आ कैसे गया और अब ये पहुँच भी गया है, कोई एक्शन जो आप लोगों ने लिया हो या आप लेने जा रहे हो? दो किस्म की पेस्ट होती है, एक क्वारंटीन होती है और एक नॉन क्वारंटीन होती है। जो नॉन क्वारंटीन होती है उसका तो ये होता है कि आप उसको अलाउ कर सकते हैं, और जो क्वारंटीन के है उसमें तो बिल्कुल हम कोई भी 1% भी उसमें कोई हम लचक नहीं ले सकते कि हम उसको आने की इजाज़त नहीं देते। और ऑलरेडी जितने भी हमारे मुल्क में पहले भी ये बीमारियां, ये पेस्ट आए हैं, ये मोर देन 60% ये बाहर से आए हैं, हमारे अपने ये मुल्क की नहीं है। और हम लोगों ने बेपनाह इसके ऊपर फोकस किया हुआ है। और ये ख़बर अखबार में आई थी, आने के बाद मैंने अपने सेक्रेटरी साहब से भी कहा और मैंने ख़ुद भी जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं एग्ज़िट और एंट्री के, हमने तमाम से पूछे। उन्होंने कहा है कि जी हमने किसी को अलाउ नहीं किया और पिछले 2 साल के रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं हमने आने दी। जी अगर कोई आई भी है तो फिर वो इलीगल है, वो किसी और तरफ से आई हो तो मैं उसका नहीं कह सकता, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के नॉलेज में वो नहीं। जी वहीद अहमद साहब, ये तो आपने सुनी इनकी बात, ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं है। देखिए तो मेरे ख्याल से अगर ऐसे नहीं हुआ तो पिक्चर्स कैसे आई गई, ज़मीन खा गया, आसमान खा गया, पल्प को किधर चला गया। बात ये है कि ये कहना तो बड़ा आसान है, मैं कहता हूँ हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं देखें कि हमारा डिपार्टमेंट ये है तो ये इसकी ज़िम्मेदारी है तो ये हम यहाँ तक देखें, इसके ऊपर फुल इन्वेस्टिगेशन देखें। सबूत कहाँ है, हमने बताया कि आपका जो ट्रांसपोर्टर है नाम मेंशन हुआ है, उनसे पता किया जाए ये कार्गो कहाँ उतारा गया है, वहाँ पर रेड किया जाए और हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो। यहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इंपोर्ट बंद की जाए, चीज़ें से बाहर ना मंगाई जाए। एक तरफ हम ये देखते हैं जो मुल्क के अंदर अवेलेबल है वही चीज़ पाकिस्तान में आ रही है, इंपोर्ट हो रही है। इसमें ज़ाहिरी बात, इसमें डॉलर्स भी गए होंगे और हमारी लोकल इंडस्ट्री भी तबाह हो रही है। लाखों लोगों का आज ये हुआ है, कल पता नहीं क्या हो। देखें ये तो हमारे सामने एक चीज़ आ गई सामने, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही होंगी यहाँ पे। एक्सपायर माल मेरे ख्याल से तो इसलिए मैंने रिपोर्ट भी कर दिया, लेकिन अब वो फैल तो चुका है बहरहाल। जी, और अब यही सवाल ना हम महमूद सुल्तान साहब से कर लेते हैं। सर अब ये फरमाइएगा, ठीक है अभी तक आपके पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि पहुंच कैसे गया या पहुंच भी गया कि नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, हम बता देते हैं, ये पल्प मार्केट में आ चुका है। अब ये बताइए कि आप इसको पाकिस्तानियों को इससे बचाएंगे कैसे, बच्चों तक ये ना पहुंचे, उन खबर ना पहुंचे जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, ये तो उनके लिए भी खतरनाक है। कैसे आप इस सिलसिले में क्या काम करेंगे? अब देखिए जी, जो अभी आपने मेरे से सवाल किया है, ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये सब्जेक्ट जो है कि ये डेवोल्यूशन के बाद ये अब प्रोविंसेस को जा चुका है, मेरी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। हमारा काम सिर्फ यही है कि हमने जो भी कोई अशिया आनी है या जानी है, वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट का काम है कि उनको आने की इजाज़त देनी या किसी ने जानना है। बाकी ये पंजाब फूड अथॉरिटी का मामला है। और लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे इमरान खान साहब का जो फोकस है, उन्होंने ख़ास तौर पे फोकस किया हुआ है
कि हमारे जो लोग हैं इनको हर चीज़ खालिस मिले, दूध हो या बाकी जितने भी खाने पीने की अशिया है, कि इन मामलात में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इंशाल्लाह ताला पहले तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसी कोई चीज़ है कोई नहीं, लेकिन अगर हुई तो हम लोग बिल्कुल पंजाब फूड अथॉरिटी वाला या किसी भी और सूबे का जो भी है उनका डिपार्टमेंट है, वो पूरी कोशिश करेगा कि कोई ऐसी चीज़ जो है कि वो हमारी आवाम, हमारे बच्चों तक ना पहुंच सके जो उनकी सेहत के लिए मुज़र हो। जी सही सर, आप साथ मौजूद थे और आप ये कह रहे हैं कि पहले तो आपके नॉलेज में नहीं है कि ऐसा, अगर ऐसा हुआ है तो आप बहरहाल कोशिश करेंगे कि वो बच्चों तक ना पहुंचे, वो आगे से कंज्यूम ना हो। बहुत शुक्रिया हज़रत महबूब सुल्तान साहब, इसके साथ साथ वहीद अहमद आपका भी शुक्रिया। आपने तो बड़ा अच्छा काम किया कि आपने ट्रेडर भी लोकेट किया, आपने फुटेज भी उनको दिया। लेट्स सी एंड लेट्स होप कि एक्शन होगा। ये हम मामला जिस पर हम बात कर रहे थे, खैर हमें आगे बढ़ना है। ये तो मैंगो पल्प की बात थी, लेकिन जिस तरह आज हमने आगाज़ में बात की थी कि पौधे लगाएं और तो लोड शेडिंग से बच सकते हैं, बिजली के नर्ख नहीं बढ़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि इससे मुतालिक मज़ीद करंट बात की जाए। बिल्कुल की जाए भाई। आपको पता है गैस और बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं। ये क्यों है ना, मैं बताती हूँ। सुई नॉर्दर्न ने ओगरा को फी MMBTU 722 रुपए इजाफे की दरखास्त भेज दी है। यानी किरण, अगर पहले बिल आ रहा था ना 500 रुपए, तो अब तकरीबन 900 कुछ बिल आ जाएगा, क्योंकि औसतन गैस टैरिफ 1223 रुपए फी MMBTU किया जाए। कंपनी ने औसतन टैरिफ में 144% इजाफे की दरखास्त की है, और अगर दरखास्त मंजूर हुई तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वालों का गैस का बिल दुगने से भी जायद आएगा। सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर 11 अप्रैल को पेशावर और 15 अप्रैल को लाहौर में समात होगी। उधर बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने भी नेपरा से 201 अरब रुपए इजाफी वसूलों की दरखास्त कर रखी है। समात 13 मार्च को इस्लामाबाद में हुई, जिस पर फैसला महफूज किया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर तमाम तकसीमकार कंपनीज ने मुख्तलिफ एडजस्टमेंट की मद में रकम सारिफीन से वसूल करने की दरखास्त की है। तो किरण, मैं तो ये समझ रहा था कि अगर 500 में है तो 900 आएगा, लेकिन जो डिटेल हमारे पास आई है वो तो है दुगने से भी ज्यादा आएगा। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, ज्यादा आएगा बिल, बहुत ज्यादा आएगा। तो भाई ये आदाद शुमार का खेलना शुएब हमेशा इतना ही मुश्किल होता है, और इसके लिए पक्का बंदा पकड़ेगा। हाँ, और हमेशा हम ये करते हैं कि हम आपके बकौल पक्का बंदा पकड़ते हैं। हमारे नुमाइंदे, समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमें ये खबरें देते हैं, तफसीलन बताते हैं गैस की कीमतें कितनी, बिजली की कीमतें कितनी, कमी कितनी, इजाफा कितना, ज़्यादातर इजाफा हो रहा है। वैसे आपस की बात है। तो आज हमने कहा हम इन्हें नाश्ता भी नहीं करने देंगे ना, तो जरा रुक जाए। वहाब कामरान चाय का ऑर्डर दे दिया आपने? मुझे लग रहा है कि होटल में बैठे और चाय पीने लगे थे। चाय का ऑर्डर भी दे चुका हूँ और आधे से ज्यादा चाय पी भी चुका हूँ, क्योंकि ठंडी हो रही थी ये। अरे नया दिन नहीं तो बताया था, चाय थोड़ी सी ठंडी करके पीनी है। यस हाँ जी, मुझे याद है शुएब, वो प्रोग्राम मैंने देखा था और उसी पे मैंने अमल किया है काफी हद तक। That's very good। पता ना आपको, अगर ठंडी ना गर्म ना हो तो फिर इतना मजा नहीं आता। तो अब जरा चाय जो है ना, आप नई चाय मंगवा लें, कोई बात। हाँ जी, टैरिफ पे आ जाते हैं। मैं यही कह रही थी। हालांकि हम तो सोच रहे थे कि इस्लामाबाद किसी खूबसूरत टेरेस पे जाएंगे। और सुई सदरन ने जी शुएब, ऐसा है कि दोनों कंपनियों ने, सुई नॉर्दर्न और सुई सदरन ने ये ओगरा को दरख्वास्त की है कुछ दिन पहले कि गैस की कीमत में जो है वो इजाफा किया जाए फी MMBTU, और सबसे ज़्यादा इजाफा मांगा है सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने, जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो डील करती है। लुकमा मेरे मुंह में फंसा हुआ था, इसलिए थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रही है शुएब। कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था, आपने सिर्फ चाय का बताया, पराठे के बारे में आपने बताया। ये पता है किस फॉर्मूले पे अमल पैरा है? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ਅਸੀਂ नहीं करने देंगे। हाँ जी। अच्छा, सुई सदरन ने भी लगभग कोई 21% तक इजाफा मांगा है और समातें होनी है, जैसा कि आपने बताया कराची में भी समात होगी, कोयटा, पेशावर और इसके अलावा लाहौर में भी समात होनी है। ओगरा ने समात करनी है, और अगर ये टैरिफ एज इट इज़ अप्रूव किया जाता है ओगरा की जानिब से और हुकूमत भी सारिफिन पर ये मुंतकिल कर देती है बोझ, तो गैस की कीमत में जो इजाफा है बहुत ज़्यादा होने वाला है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। और थोड़ा सा मैं ये भी खुशखबरी देता चलूँ अपने नाज़रीन को कि 3 रोज़ कबल हमारी वज़ीर पेट्रोलियम से भी इसी वाले से मुलाकात हुई थी, चाय की टेबल पर ही इत्तफाकन मुलाकात हुई उनसे, और उनका कहना था हमारी कोशिश यही होगी कि गैस की जो कीमतों में कम से कम इजाफा सारिफिन पर मुंतकिल किया जाए, ताकि माजी करीब में हमने देखा जो इजाफा हुआ था गैस की कीमतों में, तो लोग बहुत परेशान हुए थे और बिल ज़्यादा आए थे। तो कह रहे हैं इस सूरत हाल से बचने की भरपूर कोशिश की जाएगी, स्लैब्स को भी रिवाइज किया जाएगा,
ताकि सारिफीन पर जो है वो ज़्यादा बोझ ना पड़े। जहाँ तक बिजली की कीमत की बात है तो उस हवाले से भी 201 अरब रुपए मांगा गया है तमाम तकसीमकार कंपनियों की जानिब से, के इलेक्ट्रिक को छोड़कर, चूंकि वो प्राइवेट सिर्फ कराची और कुछ बलोचिस्तान के हिस्सों को डील करती है। तो बाकी तकसीमकार कंपनियों ने ये इजाफा मांगा है वो मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स की मद में नेपरा से, और इस हवाले से 13 मार्च को हेयरिंग भी हो चुकी है। अलबत्ता अब देखना यह है कि नेपरा ने फैसला तो कर लिया है, क्या उसका अनाउंसमेंट होती है, महफूज हो चुका है फैसला, अनाउंसमेंट होनी है, देखते हैं कि इस हवाले से अब क्या फैसला हुआ है। और हुकूमत ने इन द एंड हुकूमत ने ही ये इम्प्लीमेंट करना है सारिफीन पर आया। तो यहाँ पर अवाम शायद ही दुआ करेंगे कि कोई तो यू टर्न ले ले इस फैसले से ताकि ये नर्ख ना बढ़े। खैर आप तसल्ली से इत्मीनान से अब नाश्ता मुकम्मल कीजिए लौट जाएं आप क्योंकि हमने बढ़ना है इसी टॉपिक पर थोड़ा सा आगे। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम साहब, सर वेलकम टू नया दिन। जिस तरह वहाब भी हमें डिटेल से बता रहे थे कि फैसला महफूज हो चुका है, अब इसका अनाउंसमेंट होगी, तो हम जानना ही चाह रहे हैं जब भी नर्ख बढ़ते हैं बिजली के और गैस के, इसका बराह रास्त असर अवाम पर होता है। अगर सनतों की हम बात कर लें उस पर कितना असर होगा? आपने क्या बोला, किस पे असर होगा? इंडस्ट्रीज, मैं जानना चाह रहा हूं अगर इंडस्ट्रीज पर भी इसका असर होगा ना, वो किस तरह से होगा? देखिए, इंडस्ट्री पे इसका बहुत मनफी असर होता है क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान की बरामदात ना बढ़ने की एक वजह यह भी थी कि महंगी गैस और बिजली, और अभी पिछले दिनों ही हुकूमत ने उनके लिए एक सस्ती गैस का और बिजली का पैकेज निकाला ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। तो अब ये जो टैरिफ बढ़ने की बात हो रही है, ये तो आई एम श्योर होगा ये कि जो ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री है उसकी तरफ ये टैरिफ नहीं बढ़ेगा, और ये टैरिफ लगेगा वो मकामी चीज़ें जो यहाँ पे बनाते हैं और जो मकामी लोग इस्तेमाल करते हैं उन पे लगेगा, या कंज्यूमर पे बराह रास्त लगेगा। तो जो हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो हम महंगी इस्तेमाल करेंगे, और जो हम मुल्क से बाहर भेजेंगे उसको सस्ता करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी बरामदात बढ़ सके। तो ये सूरत हाल हमें आने वाले दिनों में पेश आ सकती है। यानी एक आम आदमी बहरहाल ज़्यादा मुतासर होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हम वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं और वही अगर महंगी प्रोड्यूस होंगी, वो महंगी मिलेंगी, तो एक आम आदमी मज़ीद इस बोझ तले दबता चला जाएगा। दैट्स व्हाट यू आर एंटिसिपेटिंग। मुजम्मिल साहब जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कितना असर पड़ेगा एक आम आदमी पर? अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, पिछले 5 सालों से कंपेयर कर लेते हैं, अब कितना असर पड़ेगा इस एक फैसले के बाद जब नर्ख बढ़ेंगे? और मुजम्मिल साहब ये भी बताइएगा कि एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि पहले तो असर पड़ेगा ही क्योंकि नर्ख बढ़कर आएंगे, फिर उसके बाद में जब वो खरीदारी करने जाएगा तो नए सिरे से जो वो प्रोडक्ट खरीदेगा वो भी महंगी होकर ही उसको मिलेगी। यानी आम आदमी को एक बार नहीं 2 बार महंगाई के इस बोझ तले आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि आम आदमी इस्तेमाल क्या करता है, जिसमें बिजली की सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है, सबसे पहले तो जो हमारा कपड़ा लत्ता है, ये जो हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसमें सारा का सारा बिजली का अमल दखल होता है। फिर उसके अलावा जो भी चीज़, जैसे कि अगर एक आम आदमी का घर बन रहा है तो उसमें अगर सरिया इस्तेमाल होता है तो उसमें जो है बिजली गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सीमेंट है, अगर सीमेंट प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर भी बिजली गैस ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो हर चीज़ हमारी जो है उसमें जो है कहीं ना कहीं बिजली या गैस का इस्तेमाल होता है। अब ये बिजली और गैस फिर जब हमारे घर पे आती है तो वो कहीं हम उसको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गर्मियाँ होती हैं तो हम एसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, सर्दियाँ होती हैं तो हीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बराह रास्त जो है आम आदमी तक ही इसके असरात जाते हैं। और ये जो बिजली घर हैं या बिजली बनाने वाली कंपनी है, लगता तो ऐसा है, या कारखाने हैं, लगता तो ऐसा कि उनकी महंगाई उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया, लेकिन वो बोझ जो है आम आदमी पे मुंतकिल कर दिया जाता है। और जब ये आम आदमी पे मुंतकिल कर दिया जाता है बोझ, तो उसकी कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है, और वो जितना उसको इस्तेमाल मतलब ज़रूरत होती है इस्तेमाल करने की वो नहीं कर पाता, और वो उससे फिर मुतासिर होता है। और साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि जब एक चीज़ महंगी होती है, मैं मिसाल दूंगा कि अगर एक आदमी का माहाना खर्च 20,000 था, अब उसको अगर 25,000 रुपये में वही चीज़ें इस्तेमाल करता है जो उसको ख़रीदने पड़ेंगी, तो वो फिर जहाँ पे नौकरी करता है वहाँ पे जाता है, कहता है कि जी आप मेरी तनख्वाह बढ़ाएं। या अगर उसके कोई मुलाजिम होते हैं, अगर एक दरमियाने तबके का आदमी है और उसके घर में 1-2 काम करने वाले आते हैं और वो 5,000 तनख्वाह लेते हैं,
जब उनकी पूरी नहीं पड़ती तो वो कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, तो फिर वो भी बोझ एक जिसे कहते हैं कि आम आदमी पे पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको तनख्वाहें देना पड़ जाती हैं, और ये जो है पूरा एक सर्कल है, विशिष्ट सर्कल है, और सब उससे मुतासिर होते हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। गैस बिजली के ये ऐसी छोटी सी बात नहीं है, इनके इजाफे से, इनमें पैसे बढ़ाने से इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो आम आदमी को होगा, क्योंकि उसके पास सहूलत तो कोई है नहीं, मसाइल का अंबार है, और क्या करें, इस सबसे नबरदाजमा है पाकिस्तान का आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी। बिल्कुल, जब इनकम नहीं बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो फिर सूरत हाल ऐसी होगी। लेकिन किरण, अक्सर हम ये भी देखते हैं कि अगर बिजली बचाने की कोशिश भी आप करें, चलें ठीक है आप एसी नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप कोशिश कर लेंगे कि पंखा ही इस्तेमाल कर लें, वैसे इतनी गर्मी है इस्तेमाल तो करना पड़ेगा एसी, बट कुछ चीज़ें ऐसी जहां पर आप बिजली नहीं बचा सकते। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी रीजन, आपने अगर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए हुए अपने घर में या मार्केट्स में या दुकानों पर या कहीं और पर, आप उन्हें बंद नहीं कर सकते, तो वो भी तो किरण एक बोझ है। वो भी एक बोझ है, और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी है कि स्टेट ये काम खुद भी कर रही है, और वो अच्छा काम हो रहा है। जब स्टेट खुद कर रही है वो बड़ा एक अच्छी, अब मुझे लगता है पेशावर की तरफ बढ़ना चाह रही है, जो सीसीटीवी कैमरे नस्ब हो रहे हैं, ताकि जो गंद फेंकेगा ना वो फड़ा जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर कोई पकड़ा गया, सिर्फ चोरों को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, गंद फैलाएंगे जो भी, उनकी निशानदही इससे हो जाएगी। इस हवाले से मजीद हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फयाज अहमद। फयाज, कहां पर ये सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए हैं? देखिए, पेशावर में सिक्योरिटी के लिए हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे तो लगाए जाते थे, लेकिन पहली बार पेशावर में सफाई की सूरत हाल की निगरानी के लिए और उन पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कैमरे नस्ब शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त हम बोर्ड बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे पहले मरहले में 3 जगहों पर कैमरे नस्ब किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, और उन कैमरों के ज़रिए यहाँ की सूरत हाल जो है वो सफाई की सूरत हाल पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर फ्रूट सब्ज़ी वगैरह यहाँ पर बेची जाती हैं, तो अक्सर जो है इन नहरों को साफ़ किया जाता है और सफाई के बाद फिर यहाँ पर गन फेंक दिया जाता है, सड़कों पर गन फेंक दिया जाता है। तो उसी सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। मेरा कैमरामैन ज़कौला अगर आपको दिखा सके, एक बिल्कुल इस बाज़ार के स्टार्ट में ही ये कैमरा लगाया गया है, और जदीद लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। एक इंट्रेंस पे और एक मिड पर बाज़ार के और एक इस बाज़ार के एंड पर जो है वो कैमरे नस्ब किए गए हैं, और इसमें इसके ज़रिए जो हुकाम है WSP का कहना है कि ना सिर्फ यहाँ की सफाई की सूरत हाल पर नज़र रखी जाएगी, ऐसे शहरी या दुकानदार जो गंद जो है सड़कों पर फेंकते हैं, नहर के इर्द गिर्द यहाँ पर कचरा डालते हैं, तो उनकी निशानदही होगी, और इनकी निशानदही के बाद उन दुकानदारों को या उन शहरियों को जुर्माना भी हो सकता है। और हुकाम का ये भी कहना है WSP का कि ये जुर्माना 5,000 से 20,000 तक हो सकता है। तो इस पहला मरहला है, और हुकाम का ये कहना है कि पहले मरहले में इस बोर्ड बाज़ार का चुनाव किया गया है, और उसके बाद अंदरूनी शहर के कोहाटी, जहांगीरपुरा और इसके अलावा दूसरे जो तहसील गंज के इलाके हैं वहाँ पर भी ये कैमरे लगाए जाएंगे। मकसद और सिर्फ यही है, क्योंकि WSP का ये कहना है कि हम तो सफाई करते हैं, हमारा अमला तो सफाई करता है, लेकिन बाज़ शहरी या दुकानदार हमारे साथ ताउन नहीं करते। तो इस एहसास को पैदा करने के लिए कि सफाई जो है वो सबकी जिम्मेदारी है, तो इस एहसास को उजागर करने के लिए और एहसास जिम्मेदारी पैदा करने के लिए ये कैमरे का एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कि इसके ज़रिए ना सिर्फ जो सफाई की सूरत हाल इसको देखा जाएगा, बल्कि जो इसमें मुलविस होंगे कचरा फेंकने में उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फयाज, आप हमें बता रहे थे कहाँ पर कैमरास नस्ब किए गए हैं, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि सफाई का जो अमला है वो तो बहरहाल क्लेम कर रहा है कि हम सफाई करते हैं, लेकिन शहरियों को अपनी जिम्मेदारी खुद भी निभानी होगी। आपने कचरा नहीं फेंकना वरना फड़े जाओगे। इस पर हम मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जफर अली शाह, ये CEO हैं वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी पेशावर के। सर वेलकम टू नया दिन। मैं सबसे पहले जानना ही चाह रहा हूँ आपसे, इस वक्त शहर भर की सूरत हाल क्या है? कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर नाक़िस इंतजामात हैं सफाई के, जहां से ज्यादा शिकायत मिलती हैं कि यहां पर कचरा फेंका जाता है, उठाया नहीं जाता? सर, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी सवाल की समझ नहीं आई। जफर साहब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आपने एक वर्क वहाँ किया होगा कि कौन से इलाके ऐसे हैं, चॉकडाउन किए होंगे, जहाँ से शिकायत ज़्यादा मौसूल होती हैं कि वहाँ पर गंदगी ज़्यादा है या वहाँ पर शहरी गलाजत फैलाते हैं, जहाँ पर कैमरे लगाने की ज़रूरत है। कुछ अगर आप लोकेट कर पाएँ, कुछ शेयर कर पाएँ, वो कौन से स्पेसिफिकली इलाके हैं पेशावर के? जी बिल्कुल, इसमें मुख्तलिफ जो बड़े बिज़नेस सेंटर है उसमें, जैसे ये बोर्ड बाज़ार का हमने चुनाव किया है, उस पर वहाँ पर हमने लगा दिया, कैमरे लगा दिए। इसी तरह जो है
शहर के कुछ इलाके हैं जिसमें गुवाहाटी का इलाका आता है, वज़ीरबाग का इलाका आता है, कुछ गंज का एरिया, पंदू रोड का इलाका उसमें आता है, इस तरह चल के फ़कीराबाद का और दलजाक रोड का कुछ एरिया आता है। तो 5-6 ऐसी बड़ी बड़ी जगह हैं जो कि वहाँ पर बिज़नेस सेंटर भी है, और बिज़नेस सेंटर के साथ साथ जो है ना वो गंदगी और गलाज़त जो है ना लोग अपनी जगह पर पहुँचाने में कोताही बरतते हैं, और जगह जगह फेंकने से फिर इस तरह माहौल ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए हमने कहा कि क्यों ना इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम टेक्नोलॉजी बेस्ड इसकी सुपरविज़न हम शुरू कर दें, ताकि इस तरह हमारी सर्विसेज जो कि ऑलरेडी हम दे रहे हैं उसमें बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। तो इस सिलसिले में हमने पहले एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमने इसका इंतखाब किया है बड़े बड़े सेंटरों का। तो इनिशियली हमने इस पर पेशावर बोर्ड का जो सबसे बड़ा बाज़ार है, जहाँ पर सब्ज़ी मंडी भी है, जहाँ पर और भी एक्टिविटी हो रही हैं, तो उस पर कैमरे लगा दिए हैं और कल से उसकी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो पकड़ा जाएगा कितना जुर्माना उसको देना होगा, और एक बार से ज़ायद पकड़े गए तो भी क्या वही जुर्माना देना होगा जो पहली बार पे सज़ा मिलनी है? नहीं, जुर्माना तो उसका मैक्सिमम लिमिट तकरीबन 5 लाख रुपए तक है। 500 रुपए से शुरू हो जाता है और 5 लाख रुपए तक उसको जुर्माना किया जा सकता है। और अगर एक से ज़्यादा बार पकड़ा जाता है तो उसमें उसको जेल की विज़िट भी करा दिया जाएगा, ताकि उसको समझ आ जाए कि मेरी बहैसियत शहरी मेरी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। आप मुझे ये फिर से बताएंगे, 500 रुपए से कितना, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना कितना? 500 रुपए से लेकर हम 5 लाख तक इसको जुर्माना कर सकते हैं। वो बताएं आप, ये कौन सी गलती होगी जिसपे इतने सारे पैसे भी देने पड़ेंगे? जरा आप ये ना लोगों को आगाह करें इस बारे में। यानी एक रैपर फेंका तो 500 रैपर फेंके तो 5 लाख, कुछ ऐसा सिस्टम होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह है कि जैसे बड़े बड़े अस्पताल है, वो भी मतलब एक के बाद हमने इस पे फोकस किया हुआ है कि हॉस्पिटल वेस्ट जो है ना सबसे बड़ा इस कौम के लिए ख़तरा है और माशरे के लिए ख़तरा है। तो इस तरह बड़े बड़े प्लाजे हैं, तो वो इस तरह के जो बड़े बड़े बिजनेस सेंटर है, इस तरह को मतलब एक उसको बड़ा जुर्माना किया जा सकता है। अगर इंडिविजुअल है, जैसे गाड़ी जा रही है, छिलका बाहर फेंक दिया या रैपर बाहर फेंक दिया, चलती गाड़ी से सिगरेट का पीस बाहर फेंक दिया, तो इसको हम मतलब एक मिनिमम जुर्माना भी कर सकते हैं और उसके खिलाफ मतलब मजीद डैमेज को देखते हुए, लेकिन हम डैमेज को देखते हुए जितना उसने माहौल को, सफाई के प्रोसेस को नुकसान पहुंचाया उसको देखते हुए। थोड़ा सा जल्दी से बता दें, मुझे ब्रेक लेनी आगे जाके। डंपिंग पॉइंट्स के बारे में भी बता दीजिए, कचरा आप लोग फेंकेंगे कहाँ ले जाके, प्रोसेस उसका क्या है? जी बिल्कुल, इसके लिए हमारे मुख्तलिफ जगहों पे डंपिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। इसमें जो है फोकस हमारा, जिस तरह मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी पे है, तो हमने शमशेतू के इलाके में एक डंपिंग पॉइंट बनाया है। वहाँ पर जो है इसके अलावा एक और हमारा जो वेस्ट टू एनर्जी की तरफ हमारा प्रोजेक्ट जा रहे हैं, जिसके लिए हम मुख्तलिफ वेस्ट की दर्जाबंदी करने जा रहे हैं। वो हम जा रहे हैं तकरीबन 5000 कनाल पे हमने सेक्शन 4 लगाया हुआ है, और वहाँ पर जो है हम वेस्ट टू एनर्जी की तरफ प्लानिंग है कि हम इस कचरे से हम पानी को बिजली कैसे बना सकते हैं और किस तरह हम इस शहर पर भी काम हो रहा है, तकलीफात को हम दूर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, इस पे काम हो रहा है। इसमें हमारे साथ पावर, एनर्जी एंड पावर जो है ना डिपार्टमेंट। सर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बिल्कुल हम आगे चलकर दोबारा बात करेंगे, किस तरीके से कचरे से बिजली बनाई जा सकती है और कितना काम हो रहा है। इनिशिएटिव भी अगर लिया जा रहा है तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने हमसे आखिर में शेयर कर लिया। और जिस तरह आपने कहा पायलट प्रोजेक्ट है, इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी को, और ये पायलट प्रोजेक्ट है। जफर अली शाह साहब बहुत शुक्रिया, साथ अब मौजूद थे। इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर कुछ फैलाया जाएगा कचरा तो 500 रुपये या थोड़े से ज़्यादा, लेकिन अगर किसी प्लाजे वाले ने ऐसा किया या किसी बड़ी कंपनी ने ऐसा किया, अस्पताल ने ऐसा किया, तो फिर 5 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, साथ जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो जब ऐसे सख्त कवानीन होंगे ना, फिर ही लोग बाज आएंगे, कचरा खुद नहीं फेंकेंगे, बाहर नहीं फेंकेंगे, प्रॉपर वहाँ पर फेंकेंगे जहाँ फेंकना चाहिए। और ऐसे ही होगा पेशावर साफ सुथरा, ऐसे ही होगा पाकिस्तान साफ सुथरा। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम था जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब ज़रा हम जब ब्रेक के बाद आएंगे ना, तो हम आपको एक अच्छी सी खातून से भी मिलवाएंगे, बाहिम्मत खातून। स्टे ट्यून। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। कमज़ोरी क्या होती है? कमज़ोरी कुछ नहीं होती, वो तो ताकत होती है। तंजीला ने ये सब कुछ हमें सिखा दिया। व्हील चेयर पर बैठकर तंजीला खान ने एक ऐप तैयार किया और खूब दाद समेटी। और पुर्तगाल में जो एक मुकाबला हुआ था, वहाँ पर उन्होंने अवार्ड भी हासिल किया। पहले उन पर एक रिपोर्ट तैयार की, वो दिखाएंगे, फिर उनसे मुलाकात कराएंगे। जिस्मानी माजूरी कमजोरी नहीं, इंसान हिम्मत से शिकस्त दे सकता है। इन अल्फाज को सच कर दिखाया अर्ज़े पाक की बेटी तंजीला खान ने, जो ना सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करके पुर्तगाल में सब्ज हिलाली परचम लहरा कर आई,
बल्कि अपनी इस काविश पर उन्हें वर्ल्ड समिट अवार्ड से भी नवाजा गया। व्हील चेयर पर बैठी तंजीला खान कई खवातीन के लिए मिसाल हैं, क्योंकि उनकी ऐप खवातीन के मसाइल कम करने के लिए है। तंजीला खान के मुताबिक एप्लीकेशन मुतारिफ कराने का मकसद खवातीन को वो प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां वो बआसानी घर बैठे उन तमाम अशिया तक रसाई हासिल कर सकें जिन्हें मार्केट से खरीदते हुए हिचकिचाहट का शिकार होती हैं। वर्ल्ड समिट अवार्ड विनर तंजीला खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू नया दिन। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये स्पेसिफिक ऐप बनाने का ख्याल आपको आया कैसे था, और इस ऐप से जो दीगर खवातीन हैं वो किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया टू इनवाइट मी दिस मॉर्निंग। और रही बात ऐप की, तो आई थिंक जो कि मेरी खुद की एक डिसेबिलिटी है जिसको मैं एज एन एक्सपीरियंस लेती हूँ कि मैं इसे सीखूँ और मैं देखूँ कि इस एक्सपीरियंस से मैं बाकियों को कैसे कोई ना कोई फ़ायदा दे सकती हूँ। तो मुझे ख्याल आया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं मार्केट जाके नहीं ख़रीद सकती। अक्सर ऐसा होता है कि दुकानें हमारी व्हीलचेयर एक्सेसिबल बिल्कुल भी नहीं होती, तो अगर मुझे आज सुबह एक फ़ेस वॉश भी चाहिए था तो मुझे किसी और के लिए किसी और को जाके कहना पड़ता, किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ पे ख़वातीन घर बैठे ये चीज़ें मंगवा सकें। और सबसे बेसिक चीज़ हमारी हेल्थ होती है, हमारे मंथली प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमने शुरुआत वहीं से ही की है और हम इनकरेज करते हैं ख़वातीन को कि वो प्लीज़ अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि ये जो आपकी ऐप है बुनियादी तौर से ये घूम रही है कि ख़वातीन घर बैठकर इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। उसमें उनके हाइजीन के मामलात आ सकते हैं, उनके मेडिसिन भी आ सकते हैं, कॉस्मेटिक्स भी आ सकते हैं, और इसके अलावा दीगर प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। और एक जो ट्रेंड है इस वक्त, ख़वातीन ज़्यादातर क्या प्रोडक्ट्स मंगवा रही होती हैं ऑनलाइन? कॉस्मेटिक्स मंगवा रही होती हैं, कपड़े मंगवा रही होती हैं, शूज़ मंगवा रही होती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत उससे बढ़कर है। जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि अगर फेस वॉश ख़त्म हो गया या दीगर चीज़ें, कुछ एक्सेसरीज़ ख़त्म हो गई या किचन का कुछ सामान ख़त्म हो गया, तो अपने कैबिनेट्स को खंगाल के परेशान हो और उसके बाद में बाहर जाने की बात करें, किसी का इंतज़ार करें, नहीं जा सकती, कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई परेशानी है, तो इसके लिए ऐसे ऐप्स और भी मौजूद थे, लेकिन आपने अपने इसमें हिस्सा डाला है अपना। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। एग्जैक्टली किरण, और ये एक एग्जांपल है डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट की तरफ एक कदम बढ़ाने का, और इससे हमें आप एक कदम आगे रहते हैं शुएब हमेशा। किरण, ये मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने वो चीज़ वो मुतारिफ कराई है जिसकी ज़रूरत डेफिनेटली हर खातून को होती है, फिर वो डिपेंडेंट नहीं रहते किसी जी। तंजीला, तो तंजीला, मैं दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप ऐप से मुतालिक बात कर रही थी और मैं चाहूँगा वो भी आप कंप्लीट कीजिए, और इसके साथ साथ क्योंकि आप एक मिसाल बनी हैं तो मैं चाहूँगा आप फ्यूचर प्लानिंग्स भी शेयर करें नया दिन के नाज़रीन से। देखिए, रही बात ऐप की, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो ख़वातीन की ज़रूरत होती हैं, तो अगर हम इसी को एक्सपैंड करने पे आएँ तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मिशन टू हैव इन लाइफ कि अगर आप ख़वातीन की मदद कर सकें, उनको आगे लाने में, उनको एम्बिशियस करने में, कॉन्फिडेंस देने में कोई ना कोई इनिशिएटिव ले सकें। मैं भी जिक्र कही थी अभी किचन के कैबिनेट्स का, बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया। हम तो ख़वातीन की बुनियादी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अगर हम सोचें तो उनके जो शौक हैं, उनके रोज़मर्रा के काम है, तो उसमें मसाले वगैरह भी आ जाते हैं बिल्कुल। धनिया पुदीना दही भी, हम एक डायरेक्शन उसको भी दें, व्हाई नॉट। और आई थिंक अगर मैं इसको लॉन्च करूंगी तो उसका क्रेडिट मैं डेफिनेटली आप दोनों को दूंगी। नहीं, मुझे देना सिर्फ। किरण तो हमें कहती हैं अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो। दही मैंने फिर भी नहीं मंगवाया, लस्सी तो मंगवाई थी ना। वन स्टेप आगे। अच्छा, अवार्ड मिला तंजीला, मुझे ये खबर पढ़कर खुशी हुई। आपको तो अवार्ड मिला, आपने कैसा फील किया? देखिए, रही बात अवार्ड की, तो मेरे नज़दीक अवार्ड वो होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगी और हम लोग टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान का नाम हम लोग एक वर्ल्ड स्टेज पे लेके गए हैं, वहाँ पे जिक्र हुआ। पहली दफ़ा हम लोगों ने रोने पिटने की बजाय एम्पावरमेंट की बात की, और वहाँ जाके हमने ये नहीं कहा कि हमें इमदाद दे दो प्लीज़। हमने कहा है कि हमारे पास बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत स्पेस है डेवलपमेंट की, तो अगर आपको कोई काम करना है तो आप हमें बुला लें। तो उस लिहाज से इट्स पॉइंट ऑफ प्राइड फॉर मी कि पाकिस्तान के लिए मैं कुछ कर सकी हूँ। लेकिन असल में आई थिंक मेरे लिए अवार्ड वही होगा जब मुझे मालूम पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी मदद हो रही है, उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है।
थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और किरण, अलाउ मी टू से दिस, है रियल औरत मार्च। ये है पाकिस्तान की औरत जो कि खुद मुख्तार है, सिर्फ खुद भी, और साथ साथ वो खुद मुख्तार करना चाहती है बाकी खवातीन को भी। खैर, हमें क्विकली यहाँ पर किरण बढ़ना है ब्रेक की जाने। हमारे साथ रहिए। जनाब ने दिन में खुश आमदीद। दुनिया भर में क्या हो रहा है ये जानिए। कुछ ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जिसके बाद आप कहेंगे कि आपके पास जो मोबाइल है ये गोली नहीं बम है। क्योंकि होता किरण ऐसे है कि अक्सर फोन चार्ज करते हुए कुछ बातों का ख्याल नहीं रखते, फिर फोन फटने के वाकयात रूनुमा होते हैं। और ऐसे वाकयात पाकिस्तान में भी हुए हैं। एक मोबाइल फोन का धमाका, इसने हलचल मचाई है। ये वाकया रिपोर्ट हुआ है लाहौर से, जहाँ 40 साल शख्स तकिए के नीचे मोबाइल फोन जो रखा था उसके फटने से जख्मी हुआ और जिना अस्पताल में वो जेर इलाज है। हारिस के जिस्म का 40% हिस्सा झुलस चुका है। तो जनाब, ये तो एक मामला है कि उनकी हालत अब कैसी है, लेकिन एक एहतियात है जो अब से आपको करनी होगी, और वो ये कि मोबाइल को कम से कम कुछ मामलात ऐसे हैं जैसे चार्जिंग हो गई, या अगर आप सो रहे हैं तो सरहाने रख के, तकिए के नीचे रख के बिल्कुल ना सोएं। ये गफलत है और ये हादसे का सबब है। पहले हमें सारे सिलसिले में रिपोर्ट देखते हैं और फिर ये सारी बातें आपके सामने रखते हैं। लोगों से राब्ते का जरिया मोबाइल फोन हादसे का सबब बन गया। लाहौर के हारिस को जरा सी लापरवाही ने जिंदगी भर का रोक दे दिया। 40 साल का हारिस तकिए के नीचे मोबाइल फोन रखकर सोया कि अचानक बैटरी फटने से झुलस गया। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि जिस्म का 20% हिस्सा झुलस गया है। जख्मी हारिस अब भी अस्पताल के ICU में जेर इलाज है। मोबाइल फोन जरूरत की चीज है, इसे इस्तेमाल करें लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो अब दो बातें हैं, एक तो ये कि हारिस की हालत अब कैसी है, दूसरे ये कि हम क्या करें कि हम किसी हादसे से दो चार ना हो। तो इसी सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बर्न यूनिट जिना अस्पताल लाहौर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर मौज़म साहब, और मोबाइल फोन एहतियात, इसी सब के ऊपर बात करेंगे साबिक कंसल्टेंट पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ हैं। मौज़म साहब की तरफ पहले चलते हैं। देखो मौज़म साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे स्पेसिफिकली इंसिडेंट के हवाले से, जिस तरह हारिस का 40% जिस्म झुलस गया, अब तक डेफिनेटली उससे बात की होगी कि मामला क्या था, वो फ़ोन चार्जिंग का मामला था, फ़ोन फटा कैसे और उसकी हालत अब कैसे है, जो भी आप हमसे शेयर कर पाएँ इनिशियली। जी, एक तो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक आपने ये पब्लिक मैसेज बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंस और प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स के बारे में आपने इसको उजागर किया, तो मैं पाकिस्तान बर्न एसोसिएशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि चार्जर इन्होंने लगाने के, फ़ोन चार्जर पे लगाने के बाद उसको अपने तकिए के नीचे रखा और ड्यूरिंग चार्जिंग शॉर्ट सर्किटिंग से उसमें आग लगी, जिसके बाद उनके तकिए को, बिस्तर को आग लगी और ये काफ़ी गहरी नींद सोए हुए थे, जिसकी वजह से इनको कपड़ों को भी आग लगी। चेहरा, गर्दन, बैक, फ्रंट काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इनका मुतासिर हुआ। जब हमारे पास इन्हें लाया गया तो उस वक्त इनको सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी, जिसकी बुनियादी वजह जो धुआं भर गया था कमरे में और ये उसमें सांस लेते रहे, उसकी वजह से था। इनको ICU में रखा, इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा कि कहीं इन्हें मसनूई सांस देने की ज़रूरत ना पड़ जाए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस चीज़ से ये बच गए और अब इनको हम ड्रेसिंग के ज़रिए जितना एरिया है उसको हील करने की कोशिश करेंगे। कुछ एरिया में हो सकता है हमें जिल्द की पैबंदकारी करनी पड़े इनके लिए। इस वक्त इनकी सीरियस डिग्री में हम कहेंगे, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ये सेहतियाब हो जाएंगे। लेकिन ये हमारे दूसरे नाजरीन के लिए और हमारे हमवतनों के लिए मैं ये पैगाम आपकी वसातत से देना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन को किसी ऐसी जगह पे मत रखें जहाँ पे उसके अंदर शॉर्ट सर्किटिंग या उसको फटने से उसके इर्द गिर्द चीज़ों को आग लग सके। दूसरा यह है कि कोशिश करें ओवरनाइट चार्जिंग से परहेज़ करें, दिन के वक्त अपने सामने उसको चार्ज कर लें। अगर प्रोफेसर मौज़म, जी एक बात ज़रा बताइएगा, ये सारे मामला तो अपनी जगह, अब ये फरमा दीजिएगा ये हारिस कितने दिनों में ठीक हो पाएंगे, क्योंकि एक आम आदमी का ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता अपनी किसी हिमाकत की वजह से उनको इतनी गहरी चोटें आए, ऐसा जख्म आए, तो कितने दिनों तक वो तकलीफ से दो चार रहेंगे, उनके प्यारे कितने दिनों तक उनके लिए परेशान रहेंगे? जी, ये कम से कम 6 हफ्ते
और उसके बाद फिर यह है कि बाकी काफ़ी 2 से 3 साल इनकी बाद में हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। इनके जो ज़ख्मों के निशान बनेंगे उनको बेहतर करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये एक काफ़ी लंबी डिसेबिलिटी में चले जाएंगे। और ये अब आप देख ही रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास सर्विस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। सर मुझे ये भी बता दीजिएगा, ये पहला पेशेंट है जो कि यहाँ पर इस तरह आया, या कभी और भी ऐसा हुआ कि मोबाइल फ़ोन फटने से कोई पेशेंट आपके पास आया हो? नहीं, ये मोबाइल फ़ोन का हमारे पास जो पहला ये पहला पेशेंट आपके पास है। सही, आप साथ रहेगा मज़हम साहब। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा मैं। बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, मोबाइल फ़ोन क्यों फटता है और कैसे बचा जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा एक आप कंसर्न पब्लिक सेफ्टी के लिए लेकर आए हैं, और इसकी आमतौर पर 2 वजूहात होती हैं। एक ये है कि ओवर हीटिंग की वजह से बैटरी ओवर हीट हो जाती है, और ये ज़्यादातर इसका ताल्लुक चार्जिंग से होता है। दूसरी सूरत में बैटरी में कोई डिफेक्ट आ जाता है, हैंडसेट में डिफेक्ट आ जाता है, हैंडसेट गिर सकता है, टूट सकता है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट पैदा होता है। यानी गिरने से अगर क्रैक आ जाए उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या अगर बैटरी फूल जाए तो मसला हो सकता है। और दैट्स राइट, और बैटरी फैल जाती है, और फैलने से फट भी सकती है, और उससे फटने की वजह से ये इसमें ब्लास्ट कर सकती है, ब्लास्ट होती है और फायर हो सकता है, और उसकी वजह से इर्द गिर्द नुकसान हो सकता है। सही, ये तो आपने बता दिया, अगर फ़ोन गिरा है और बैटरी फूल गई है या बैटरी फैल गई है तो फट सकती है। चार्जिंग पर आ जाएं, हम ये देखते हैं कि फ़ोन हमारा ऑफिस गए, किसी के चार्जर से चार्ज कर लिया, घर गए तो अपने चार्जर से, दोस्त के पास गए तो उसके चार्जर से, इससे क्या नुकसान होता है? जी, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप दुरुस्त चार्जर इस्तेमाल करें, दुरुस्त चार्जर इस्तेमाल करें, और उसको सही जगह पर रखें, सही जगह और महफूज जगह पर रखें। जैसे अगर हम, ये एक अजीब सी बात होगी, अगर मैं अपना सेल फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ और उसको अपने पिलो के नीचे रखा है, या बिस्तर के नीचे रखा है, या रज़ाई में रखा है, तो ये चार्जिंग के दौरान ओवर हीट होती है। बैटरी में जब ये चार्जिंग हो रही है तो बैटरी हीट जनरेट करती है, हैंडसेट जनरेट करता है, और ये उसको अगर बाहर निकलने का रास्ता ना मिले तो वो अकमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और उसकी वजह से उसमें ये मसाइल पैदा हो सकते हैं, बैटरी फट सकती है, आग लग सकती है, और इसमें, और अगर वो सराहने के करीब है तो उसके धुएं की वजह से आपको जिस्मानी तौर पर हैज़र्ड्स हो सकते हैं। और ये जो कार चार्जर्स हैं, हम गाड़ी में अक्सर फ़ोन चार्ज करते हैं और डैशबोर्ड पर मोबाइल रख देते हैं, सनलाइट आ रही है, वो भी तो फ़ोन को ओवरहीट करती है, फिर उससे भी मसला हो सकता है? बिल्कुल, आपने दुरुस्त तरफ पॉइंट आउट किया है। जब ज़्यादा धूप में हम उसको गाड़ी के डैशबोर्ड पर हैंडसेट रख देते हैं तो उसके से चार्जिंग हो रही है, और हम उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, उस मामले को, उस प्रॉब्लम को हम एम्पलीफाई कर, और उससे हैंडसेट के बैटरी के फटने के चांसेस हो सकते, आग भी लग सकती है। और हमें इसमें और भी मसाइल हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम आजकल की नई टेक्नोलॉजीज़ को देखें तो उसमें फास्ट चार्जिंग का फीचर ऐड किए गए हैं, उसके प्रोसेसेस की स्पीड बढ़ गई है। इन दोनों की वजह से बैटरी के अंदर और बैटरी के इर्द गिर्द हैंडसेट के अंदर ज़्यादा हीट जनरेट होती है। सिर्फ बैटरी का मसला नहीं है, कुछ प्रोसेस का भी इशू हो सकता है। दैट्स राइट। और इसमें हमारे यूज़ का भी मसाइल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गेमिंग कर रहे हैं, मुसलसल यूज़ का, हाई एंड ओवर यूजिंग, तो उनकी जो ज़्यादा देर तक तो उसको हमें उसको ठंडा होने का भी मौका देना चाहिए, ताकि जो उसमें हीट अकमुलेट हुई है, हीट उसमें जमा हुई है, वो उसमें से दूर हो जाए। हाँ, इसमें डिज़ाइनिंग के भी बाज़ का प्रॉब्लम्स है। डिज़ाइन में आजकल आपने देखा होगा कि पतले या थिन हैंडसेट को पसंद किया जाता है, तो कंपनियां थिन हैंडसेट बनाती हैं और उसमें बड़ी बैटरी लगाने की कोशिश ज़्यादा बड़ी रादर बैटरी लगाने की कोशिश करती हैं। उसकी वजह से उसमें कंपोनेंट्स के दरमियान स्पेस कम हो जाती है और उसमें जो हीट जनरेट होती है उसको बाहर आने का मौका नहीं मिलता, उससे ओवर हीटिंग के मसाइल पैदा होते हैं। और जो फ़ोन को अक्सर फिर हम कवर में रखते हैं उससे भी ओवर हीटिंग हो सकती है, ये भी एक रीज़न हो सकता है।
हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा है आपने। बाज़ का हम ऐसे कवर यूज़ करते हैं जिनसे हीट बाहर नहीं आ सकती। तो ये कहा जाता है कि जब ये आप गर्म जगह के ऊपर या ज़्यादा तमाज़त वाली जगह के ऊपर एनवायरनमेंट ऐसी हो तो उसमें आप उसका जैकेट या कवर उतार दें, और ताकि और ख़ास तौर पर चार्जिंग के औकात में, ताकि वो आपका बैटरी लॉन्ग लाइफ रहे, क्योंकि ज़्यादा देर इस तरह की सूरत हाल में रहने से बैटरी लाइफ कम हो जाती और वो जो सालों चल सकती है बैटरी वो चंद महीनों में ख़त्म हो जाती। और एक बात और क्लियर कर दीजिएगा, ये जो हम ये फीचर्स देखकर हैंडसेट ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं कि भाई ये तो मुझे 2 दिन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा ख़तरनाक है कहीं ना कहीं? ये एक ये एक रिलेटिव टर्म है एज ए मैटर। ओके। तो इसमें ज़रूरी, क्योंकि आप देखें पहले वक्तों में 2-2 हफ्ते जो है ना हैंडसेट की बैटरी काम करती थी, अभी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गई है, स्मार्टफोन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एडिड फीचर्स हैं, उसकी फास्ट डाटा स्पीड्स हैं। इसकी वजह से ये नए नए मसाइल आए हैं। पहले वक्तों में एक दफ़ा चार्ज करते थे बहुत उम्दा उसकी परफॉर्मेंस देते थे और उसके चार्जिंग साइकिल एक लंबा होता है। अभी जो है बहुत जल्द, लेकिन ये एक यूज़र्स की डिमांड है, कंपनी इस पर बनाती हैं और बैटरी लाइफ को। लेकिन बहरहाल हमने तो ये सीखना है कि हाउ टू यूज़ इट, हमने तो ये सीखना है। सर मैं क्विकली ये भी चाह रहा था आपसे पूछना कि ये जो हम 100% मोबाइल चार्ज होने के बाद भी लगा रहने देते हैं फ़ोन, इससे भी नुकसान होता है? जी, इसमें 2 तरह के नुकसान होते हैं। एक तो ये है कि ये जब बैटरी उसको हम लगा रहने देते हैं तो चार्ज तो नहीं हो रही बैटरी, और लेकिन उस प्रोसेस में हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेशन की वजह से हैंडसेट को ये ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, आग लग सकती है, बैटरी वीक हो सकती है, ब्लास्ट कर सकती है। इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब हम उस बैटरी को फुल्ली चार्ज करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद चार्ज करते रहेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। उसको जो बैटरी और मोबाइल हैंडसेट ज़्यादा लंबे अरसे तक काम कर सकता है वो उसकी चार्जिंग साइकिल कमज़ोर हो जाते हैं और बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। सही, यानी बेसिकली हमने ये समझा है और सीखा है कि मोबाइल फ़ोन जो कि डेफिनेटली हर किसी की ज़रूरत है, लेकिन उसको इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि ओवर चार्ज नहीं करना, ओवर हीट नहीं करना, ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे आपको लगता है कि फ़ोन ओवर हीट हो सकता है, वो चाहे तकिए के नीचे हो, डैशबोर्ड पर हो या किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ आपका फ़ोन ओवर हीट हो सकता है। दोबारा चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। मौज़म साहब, ऐसे पेशेंट्स आपने बहरहाल देखे होंगे, आपने कहा ये पहला पेशेंट है जो आपके पास आया, लेकिन वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं बर्न यूनिट्स में, मोबाइल फ़ोन फटने से वहाँ पर पहुँचते हैं। तो स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन फटने से जो जिस्म का हिस्सा झुलस जाता है या चेहरा मुतासर होता है, उसकी नौयत के हवाले से हम चाह रहे हैं आप नाज़रीन से शेयर करें। हाउ सिवियर इज़ दैट? जी, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो बर्न हैं वो हो सकते हैं। एक तो जिस तरह इस हमारे पेशेंट हसीब में हुआ कि कपड़ों को आग लगी और उसके बाद चेहरा जो है और बाकी जिस्म के हिस्से जो हैं वो झुलस गए और ये काफ़ी डीप बर्न है जिसके स्कारिंग जो है, जिसके निशानात हैं उनको मुंदमिल होने में काफ़ी अर्सा लगेगा। इसके अलावा जब ब्लास्ट होता है तो उसके साथ बाकी ज़ख़म भी हो सकते हैं। जो मोबाइल फ़ोन के कुछ टुकड़े हैं वो जिस्म के अंदर जाके तो और डैमेज कर सकते हैं, और जो केमिकल है बैटरी का वो भी बड़ा इंजूरियस है, वो बड़ा नुकसानदेह है। उसकी वजह से जो बर्न होंगे वो भी जिस तरह तेज़ाब फेंकने के वाक़यात के बाद जो गहरे बर्न होते हैं जिनकी वजह से चेहरा मस्क हो सकता है, वो चीज़ हो सकती है इसमें। सही, यानी ये बहुत सीवियर है ये मामला, तो इसलिए ज़रा सी एहतियात करनी है तो इस मामले से आप बच सकते हैं। और जिस तरह हारिस का हम जिक्र करें तो हम दुआ करते हैं कि हारिस जल्द सेहतयाब हो, लेकिन हम सबको सीखना भी है इस एक वाक़े से। प्रोफेसर साहब आप साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। और हम ये भी राय साहब भी हमारे साथ और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें डिटेल से बताएं कि फ़ोन यूज़ कैसे करना है, किसी ऐसी जगह पर नहीं रखना। बार बार कह रहे हैं जहाँ पर फ़ोन ओवरहीट हो सके। अगर आपने उस पर कोई कवर चढ़ाया हो तो आप ये ध्यान रखिए, कवर चढ़ाते हैं टू प्रोटेक्ट फ़ोन, लेकिन चार्ज करते हुए कुछ देर को उतार लेंगे तो बच जाएगा फ़ोन गिर जाए तो याद रखिएगा हो सकता है क्रैक पड़ गया हो, बैटरी मुतासिर हो गई, फिर शॉर्ट सर्किट होगा और फ़ोन फट सकता है। तो थोड़ी सी एहतियात करनी है इन यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, जरा इस बड़े हादसे से आप बच सकते हैं। बड़े हादसे से बचना है, बड़े चैलेंजेस का सामना करना है और इसके लिए तो बड़े बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मुल्क की तरक्की का एक नया बाब
ये खुलने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान न्यू ग्वादर एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। $259 मिलियन का मंसूबा है ये, और 3 साल लगेंगे इसे मुकम्मल होने में। ऑलरेडी वहां पर है तो सही एक एयरपोर्ट, फिर क्या मसला है भाई? न्यू है ना, और बड़े जहाज उतरेंगे यहाँ पर। वहां पे जरा फोकर जा रहे हैं तो अब बड़े जहाज यहाँ उतर सकेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी केटर करेगा, और दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार तैयारा A380 ये भी वहां पर जा सकता है। जो भी कुछ हो सकता है इसके ऊपर हम बात तो करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। गवादर मुल्की मईशत का हब बन जाएगा। आज गवादर एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान खुद मंसूबे का संगे बुनियाद रखने आएंगे। 2015 में चीनी सदर शी जिनपिंग दौरे पाकिस्तान पर आए तो गवादर एयरपोर्ट और सड़कों के 3 इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। चीनी हुकूमत ने गवादर एयरपोर्ट के लिए $259 मिलियन ग्रांट का ऐलान किया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 2016 में एयरपोर्ट के लिए मख्तस जगह पर खारदार तारे लगा दिए। 2016 में उस वक्त की इक्तसादी राहदारी से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी ने बताया कि गवादर की बंदरगाह पर तामीर होने वाले बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर बरदार तैयारे A380 के उतरने की सहूलत मौजूद होगी। मंसूबे की याददाश्त पर दस्तखत से अब तक कई बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी, मगर उन पर एतराज़ात लगते रहे। ताहम अब तमाम रुकावटों के बावजूद वजीर आजम इमरान खान मंसूबे का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। और ये अदनान आदिल साहब आपके लिए थे, हम दोनों की तरफ से बाजमात, क्योंकि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप मिलकर इसलिए कह रहे हैं ताकि किसी पे भी इल्जाम ना आए हैरेसमेंट का ना। नहीं, आप हम दोनों को कह दें, हम तब भी आप पर इल्जाम नहीं देंगे। बाय द वे, दिस गुड मॉर्निंग इज फ्रॉम गवादर, क्योंकि जबरदस्त आज वहां पर काम होने जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। कितनी ख्वाहिश है मेरी जल्द से जल्द इफ्तिताह वहां पर हो जाए। जल्दबाज इंसान, क्योंकि किरण अभी हम गवादर जब जाते हैं, अभी ठीक है एयरपोर्ट वहाँ पर है, बट हमें मकरान कोस्टल हाईवे विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरी तो ख्वाहिश है जो भी है पहले कराची आए, फिर मकरान कोस्टल हाईवे इस तरह देखते हुए नज़ारे, फिर गवादर जाए, 8-9 घंटे का सफर तय करें। जो हुकूमत पाकिस्तान अच्छा इक़दाम कर रही है उसके बाद आ जाते हैं नए एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। सर फिर बता दें, ये नया एयरपोर्ट संगे बुनियाद आज रखने जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि बहुत तेज़ी से तकमील के मराहिल की तरफ जाएगा ये। जी बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जब ये बन जाएगा। जैसा कि आपने अभी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, तो आपने भी कहा कि ये पहले तो एयरपोर्ट मौजूद है, फिर क्यों बना रहे हैं? मेरा ख्याल है इसलिए बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ जाने का इम्कान है यहाँ पर। गवादर एयरपोर्ट जो है और गवादर की जो बंदरगाह है, ये पाकिस्तान और चीन के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है माशी तौर पर, क्योंकि आपको पता है कि जो गवादर है ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। एक तरफ मशरक़ वस्ता है, पूरे अरब मुल्क हैं, दूसरी तरफ जनूबी एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, और तीसरी तरफ वेस्ट एशिया और चाइना। तो इन तीनों के खित्तों के संगम पर वाक़या है गवादर जो है। आपको पता ही है कि ये कराची से 600 किलोमीटर दूर है, तो सड़क पे जाना तो जरा लंबा काम होगा। लेकिन खूबसूरत सड़क है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। आप आए कराची, आपको लेकर चलते हैं। किरण आफ्ताब ने भी जाना होगा तो जरा बड़ा एयरपोर्ट चाहिए ना। किरण आफ्ताब क्या मतलब है? उन्होंने कहते हैं हैंड कैंड कभी इतना नहीं होता ना, मेरा सामान लेकर जाने। तो देखिए गवादर जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और आपकी बात कर रही है, मैं इंतहाई गैर सियासी शख्सियत हूँ। जी जी तो गैर सियासी शख्सियत ही तो ज्यादा अहम होती है। क्या बात है? पाकिस्तान के ज्यादातर लोग तो गैर सियासी हैं, और आपके ऊपर भी। जी जी बिल्कुल मैं नीम गैर सियासी हूँ। नीम गैर सियासी लेकिन आप जो नीम के पत्ते घोल के पिलाते हैं वो हाँ, वो तो मजबूरी है, मेरा बिजनेस है। अच्छा तो देखिए कमिंग बैक टू बिजनेस ऑफ गवादर। जी गवादर की मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरे रीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मसलन ये कि आप ये देखिए कि डीप सी पोर्ट है, गहरे पानी की बंदरगाह है, और ये पूरा साल जो है ऑपरेट की जा सकती है, क्योंकि ये गर्म पानी की बंदरगाह है। जबकि सेंट्रल एशिया के जो मुल्क हैं और रशिया है, उनके पास गर्म पानी की बंदरगाह नहीं है।
तो उनको भी यहाँ से तिजारत करने में आसानी होगी। जैसे काज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है। अदनान साहब बिल्कुल इस हवाले से तो हम अक्सर डिस्कशन भी करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ही अहम हिस्से पे है जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ गवादर, इससे तो कोई मुंह नहीं फेर सकता। लेकिन अगर सिर्फ हम एयरपोर्ट की बात कर लें, ये एक बड़ा ऐलान है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे बनने जाएगा, बट आपको क्या लगता है हम कितने सीरियस हैं बलूचिस्तान के हवाले से, गवादर के हवाले से, वहाँ के इश्यूज के हवाले से? वहाँ पानी का मसला है, वहाँ फैसिलिटीज का मसला है, और ये वाकई 3 साल में बन जाएगा ना? देखिए, अमूमन ऐसा हमारी हिस्ट्री ये रही है कि जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब के दौर में बनते थे, हालांकि आपको पता है मैं उनका बड़ा क्रिटिक भी हूँ, लेकिन वो तो वक्त पे बन जाते थे। ये उनका कमाल था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का, जो प्रोजेक्ट शुरू करते थे वक्त पे बना लेते थे। बाकी हुकूमतें जो है ना वो ज़रा इस मामले में सुस्त वाक़या हुई। कोई प्रोजेक्ट 3 साल का जो है 6 साल में बना, कोई 10 साल में बना। तो आप उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे कप्तान साहब जो हैं वो भी एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे। और क्योंकि चाइनीज सीरियसनेस भी बहुत है। बिल्कुल वो सीरियस हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि चाइना की सारा इन्हिसार साउथ चाइना के ज़रिए तिजारत पर है, जो स्ट्रेट ऑफ मलाका के ज़रिए होती है। अगर गवादर जो है वो ऑपरेशनल हो जाता है और ज़्यादा यहाँ से सरगर्मी शुरू हो जाती है, तो उनका रास्ता आधे से भी कम, बल्कि 1/3 से भी कम रह जाएगा गवादर के थ्रू। तो उनके लिए ये बहुत अहमियत है। तो चूँकि चाइनीज़ इन्वॉल्व हैं और हमारी जो हुकूमत है हमें उससे भी अच्छी उम्मीद है, तो लगता है कि ये वक्त पे मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन गवादर में जैसे अभी आपने इशारा भी किया, पानी का बड़ा मसला है। पीने का पानी वहाँ नहीं है। वहाँ की तो आबादी जो पहले से थी वो 1 लाख के करीब है, उसके लिए भी पीने का साफ पानी। डेमोग्राफिक चेंजेस वहां पर आएंगी, जब वहां पर बहुत से लोग जाके आबाद होंगे बिकॉज ऑफ दिस गवादर पोर्ट, तो फिर तो और इश्यूज आएंगे और पहले से हमें एड्रेस करना है, पहले से तैयार रहना है उसके लिए। जी, डीसैलिनेशन प्लांट का एक मंसूबा है कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मदद से और जिनके पालोजी है उन मुल्कों की मदद से यहाँ समंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाएगा। हमें उम्मीद, अभी तक देखिए 20 साल से हम शोर मचाए जा रहे हैं गवादर, लेकिन अभी तक पीने का पानी जो है हम वहाँ पर शहर को मुहैया नहीं कर सके। मुझे इस पे वो मिसाल याद आती है, एक लतीफ़ा है कि उनके ट्रांसजेंडर्स के घर एक बच्चा पैदा हो गया और उन्होंने उसे चूम चूम कर मार दिया। तो देखिए, अब यही हमारा होता है कि कोई मंसूबा होता है, हम उसका बड़ा शोर मचाते हैं, लेकिन अमलन हकीकत में कुछ करते नहीं हैं ज़्यादा। तो गवादर का इतने अरसे से 20-25 साल से शोर मच रहा है और खूब प्लॉट बेचे जा रहे हैं लोग वहाँ पर, जो प्रॉपर्टी माफिया है, और वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। भाई इस दौरान आप 20-25 साल हो गए, पीने का पानी तो कम से कम वहाँ के लोगों को मुहैया कर दें। ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं जिस पर हमें सबसे पहले एड्रेस करना है, लेकिन साथ ही रीजनल इश्यूज भी हैं। ईरान की बात हम कर लें, हम ओमान की बात कर लें, हम दीगर मुल्कों की बात करें जिन पर और मुल्कों का इन्फ्लुएंस भी है, दुश्मन ममालिक का इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल ईरान की मैं बात कर लूँ कि जिस तरह इंडियन इन्फ्लुएंस करता है, उन्होंने वहां की पोर्ट पर इतना पैसा लगाया, तो दुश्मन के जैसे चाबहार, तो दुश्मन के पेट में मरोड़ जो उठेगा। बहरहाल हमने एक अच्छी इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी से उसको टैकल करना है और उनको दवा भी नहीं देनी। जी देखिए, जहां तक दुश्मन की बात है ना, वो तो सिर्फ इंडिया है। और इंडिया ने जैसे ही ये गवादर का मंसूबा अभी हमने शुरू आवाज़ निकाली थी, किया कुछ नहीं था, तो उन्होंने बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदी की तहरीक को फंड्स देने शुरू कर दिए थे और दहशतगर्दी करवानी शुरू कर दी थी। कभी रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं, कभी बिजली के खंभे तबाह कर रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं वहाँ दहशतगर्दी करवा कर, और अभी तक कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि गवादर जो है वो एक बड़ी बंदरगाह और बंदरगाही एक ऐसे साहिली शहर के तौर पर वजूद में आए जिससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो। और इंडिया ने इसलिए ईरान में जो वहाँ पे चाबहार में इन्वेस्टमेंट की, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की, जो कि गवादर से 110 मील के फासले पे, तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पे है। लेकिन ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, उससे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान ने तो ये भी कहा था कि आप चाबहार को और गवादर को आपस में लिंक भी कर दें ताकि ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर सकें। तो हमें ईरान से कोई ख़तरा नहीं है और हम समझते हैं कि ईरान के साथ हमारे मामलात जो अगर कुछ छोटे मोटे हैं भी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे भी कुछ ऐसी तंजीमों को, कुछ आलमी ताकतों ने यहाँ पर ऐसी तंजीमों को एक्टिव किया हुआ है जो ईरान में जाकर भी गड़बड़ करती हैं, जैसे जैश अदल है। तो वो मामला तो हुकूमतों की सतह पर सेटल हो जाएंगे। इंडिया से मामला रहेगा, लेकिन हमने उसको देखी, उसको खातिर में हम नहीं लाए और हमने अपना काम जारी रखा। अभी जो है वहाँ पर पोर्ट शुरू हो चुकी है, 2016 में उसका इफ्तिताह भी हो चुका था। चाइना के पास 43 साल की लीज है इसकी।
इसकी अभी 3 बर्थें हैं और ये 40 बर्थें हो जाएंगी। इसकी अभी 1-1.5 करोड़ टन कार्गो ले जाने लाने की सलाहियत है, जो 100 करोड़ टन तक बढ़ जाएगी। तो या सही मेरा ख्याल है 40 करोड़ टन तक। तो इसका मतलब है कि हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया चाहे कुछ भी करे, वो हमेशा हमारे मुखालिफ रहे हैं, हमारे रास्ते में उन्होंने कांटे बोए हैं, लेकिन हमें आता है उनसे डील करना और हमें डील करना भी आता है। और उनको हम हमेशा ये कहते हैं कि गुर्बत को ख़त्म करने की कोशिश करो भाई, अमन लाने की कोशिश करो, इस मामले में आगे बढ़ो। अदनान आदिल साहब, बिजनेस के ऊपर हमने बहुत बात की ना, लोग यहाँ आएंगे और उसके बाद वो यहाँ की खूबसूरती देखेंगे, ये बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ग्वादर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब बड़ा एयरपोर्ट ही नहीं बनने जा रहा। अगर आप यहाँ के नज़ारे भी देखें ना तो आपका जी चाहेगा एयरपोर्ट बनेगा बाद में। मैं तो अभी आया, यहाँ साहिल है, पहाड़ है, खूबसूरत नज़ारे हैं। तो शायान सलीम हमें दिखाएंगे क्या है वहाँ का मंजरनामा। ये जहान हैरत, ये मंजरों में सबसे आला, दो जानिबता हद्दे निगाह समंदर, जो ये मंजर देखे देखता रह जाए। गवादर में ये मुकाम है कोहे बातिल का। कोहे बातिल पहाड़ पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पहुंचकर जब ये नज़ारे देखने को मिलते हैं तो सारी थकन दूर हो जाती है। यहाँ से पूरा गवादर शहर नजर आता है, जिसके दोनों तरफ नीला समंदर है। गवादर के कोहे बातिल तक पहुंचने के लिए 735 सीढ़ियां चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि शायद इतना अमेजिंग नहीं होगा, काफ़ी लोगों से सुना, फिर हमने कहा कि यार एक बार चक्कर लगा के आते हो। यहाँ पे आके मुझे फील हुआ कि वाकई शायद मैं ज़िंदगी के इतने साल ज़ाया कर दिए, मुझे बहुत पहले यहाँ पे आना चाहिए था। एक्सपीरियंस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, लेकिन इट्स वेल वर्थ इट। गवादर का कोहे बातिल हसीन नज़ारों को अपने दामन में लिए मंजरों को निगाहों में समोने वाले मतवालों को पुकार रहा है। कैमरामैन जिशान अली के साथ शायान सलीम, समा, गवादर। गवादर इज ब्यूटीफुल, लेकिन उसका रास्ता उससे भी ज्यादा है खूबसूरत। किरण, कुछ टाइम पहले मैं गया था गवादर और रास्ते में ना बहुत अच्छे स्पॉट्स आते हैं, जैसे कि नानी मंदिर, हिंगोल नेशनल पार्क का वो इलाका, गोल्डन बीच, कुंडमलीर, प्रिंसेस ऑफ होप, इसके बाद ओरमाड़ा, फिर पसनी। तो नज़ारा बड़ा शानदार। और किरण, जब आप लेफ्ट साइड पर देखते रहे ना, तो क्योंकि हवा का कटाव कुछ ऐसा है कि बड़े ज़बरदस्त ये पहाड़ आपको ये खूबसूरत मंजर कशीश की करते हैं। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ किरण, आप जाइए। ठीक है, मैं जाऊँ, और आप मुझे ये ना बताएं कि कितने पैसे रखूं मैं अपने पास कि मेरी यहाँ की ट्रिप लग जाए। अरे भाई, अगर मैं कराची से बाय रोड जा रही हूँ, खर्चा कितना आएगा ये मुझे कौन बताएगा? मैं बताऊंगा किरण। वैसे मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि आप खाना पीना जरा साथ लेकर जाएं। रास्ते में अभी पॉइंट्स कुछ कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट प्रेफरेबली अगर आप साथ खाना ले जाएं तो बहुत बेहतर है। बट 10-12 हज़ार रुपए में आप वहाँ जा सकते हैं। रास्ते में हर स्पॉट पर रुक सकते हैं और तस्वीरें शानदार आएंगी। लेकिन अगर बाय रोड नहीं जाना चाह रही तो? अरे भाई, अब अगर मैं वैसे ना जाना चाहूँ और मैं जहाज से जाना चाहूँ, मैंने ऐसा प्लान बना लिया हो। ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। सिर्फ 20,000 रुपए हैं इसके लिए दरकार। रिटर्न टिकट के साथ ग्वादर की सैर की जा सकती है, रोड अवॉइड की जा सकती नहीं है। करनी रोड अवॉइड किरण, बाय रोड जाना। मकरान कोस्टल हाईवे इज ब्यूटीफुल, प्लीज। 12,000 और कहाँ ये 20,000? लेकिन 20,000 में जल्दी से नहीं चली जाऊंगी मैं। लेकिन रास्ता मिस कर देंगी ना यार। रास्ता मिस कर दूंगी। हाँ, रास्ता बहुत अच्छा है, रास्ते का मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी है। ऑल्दो में बाहर नहीं है, बट मौसम बहुत अच्छी है। एनीवेज, अदनान आदिल साथ मौजूद थे और हम गवादर एयरपोर्ट से मुतालिक उनसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। और काश ऐसा हो जाए किरण कि गवादर में बाहर आए। अच्छा, मुझे लगा था कि अदनान आदिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उन्हें कल सुनेंगे उनसे जब दोबारा गुड मॉर्निंग कहेंगे। और हम हाँ वो पूछे बगैर बता देंगे। अच्छा, बाहर मैं बताती हूँ। क्या गवादर में बाहर है? नहीं जी, लाहौर में है। लाहौर में तो बाहर आती है, क्या जबरदस्त वहाँ का मंजरनामा होता है। लाहौर ले चलें फिर? बिल्कुल ले चलते हुए। सालाना फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जिलानी पार्क में मौजूद है समा की नुमाइंदा तहमीना अहमद, उन्हीं की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तहमीना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? प्यारे प्यारे फूल आपके अतराफ। वालेकुम अस्सलाम। किरण, गवादर तो आप जाएंगी, जरा एक दफा लाहौर भी आए और यहाँ पर फूलों की बहार भी देखें। यहाँ पर 100 से ज्यादा स्पीशीज के फूल लगे हुए हैं। सुबह सुबह उठे और यहाँ पर वॉक करने आए और इतने रंगों के फूल दिखाई दे, कुदरत के इतने रंग देखने को दिखाई दे तो आपको बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, सालाना फूलों की नुमाइश लगी है। यहाँ पर इतने ही फूल है, इतने फूल है, जहाँ नजर दौड़ाएं फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। और लोग जो है वो आते हैं और सबसे पहले अपना मोबाइल
निकालते हैं और यहाँ पर सेल्फीज लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने फेसबुक वगैरह पे भी लगाना होता है और सबको बताना होता है कि भाई यहाँ पर फूलों की नुमाइश हो रही है और लिखना होता है ऊपर, कहने को जश्न बहार है। दाऊदी भी है, पेटूनिया भी है, बाहर के जितने फूल होते हैं जो स्पेशल फूल जो होते हैं बाहर के, वो यहाँ पर सब खिले हुए हैं और बड़ा ही प्यारा नजारा दे रहे हैं। और हर साल मार्च के एंड के लास्ट वीक में जो है ये नुमाइश लगाई जाती है। नहीं तहमीना, कोई एक फूल तो आपने भी सिलेक्ट किया होगा। 4 अप्रैल तक ये जारी रहेगी और इसी तरह जो है ये खिलखिलाते फूल। आपका फेवरेट फूल कौन सा है जो यहाँ पर आपको अच्छा लगे? फूल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये पर्पल वाले जो है ना, ये ज्यादा मुझे पता था। मुझे इनके नाम बहुत मुश्किल है शुएब, तो नाम जानने के लिए ना हमारे साथ पर्पल रख देते हैं, मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ये मुझे बताएं कि ये पर्पल वाले फूल का नाम क्या है और कौन कौन से यहाँ पर स्पेशल फूल है? पटूनिया है, पटूनिया की काफ़ी सारी यहाँ पे उसके डिफरेंट हैं। यहाँ पे जीनिया है और गेंदा भी है, स्नैपड्रैगन है और पेंजी भी यहाँ पे रखा गया है। अच्छा नादिया, मुझे ये बताएं कि कितने लोग जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं इन फूलों की नुमाइश के लिए? मेरे ख्याल से शाम को ज्यादातर लोग आते हैं, क्योंकि शाम को मौसम भी अच्छा होता है और म्यूजिक का भी यहाँ पर इंतजाम किया जाता है। एक बहुत ही हसीन समा बना होता है फूलों के साथ। अब ये है कि थोड़ी सी गर्मी हो गई है तो थोड़ा सा है कि अभी सुबह के टाइम थोड़े लोग कम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे धूप थोड़ी सी कम होगी लोगों का रश बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, स्पेशली सैटरडे और संडे में। हमारी 7 या 8 जितने दिन भी नुमाइश रहती है 2, 2.5, 3 लाख लोग आ जाते हैं इसमें। बिल्कुल जी, लाखों की तादाद में लाहौरी जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और फूलों की ये नुमाइश देखते हैं और साथ साथ जो है वो इंजॉय करते हैं। कुदरत के इतने हसीन रंग है जो इन फूलों के जरिए उन्हें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर फ्लोरिकल्चर की मैं बात करूंगी, फूल तो लगते ही है लेकिन उन्हें सजाने का भी एक आर्ट जो है वो भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर PHA वालों ने इतने खूबसूरत तरीके से जो है वो फूल सजाए हुए हैं। कल इसका इफ्तिताह हुआ है और यहाँ पर बाकायदा मुकाबला भी किया गया है और इनामात भी तकसीम किए गए हैं। और यहाँ पर जो है 2-3 मिनिएचर्स भी रखे हुए हैं, उनमें भी मुकाबले हुए हैं। तो काफी हसीन समा है यहाँ पर और लोग काफी आते हैं यहाँ पर, देखते हैं और एंजॉय करते हैं। रवीना, सूट भी बहुत अच्छा है, बस इतनी सी तारीफ करनी थी, ये बात कहनी थी। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ थी और हमें थी और इन्होंने ना बड़े प्यार से मुझे पुकार लिया। मैं क्या कहती कि मैं अगर लाहौर आ गई और मैं वहाँ रह गई फिर रोज मिलना पड़ेगा तहमीना को मुझसे। लेकिन किरण, ये आपने अपना फेवरेट फूल तो बताया ही नहीं। मेरा फेवरेट फूल? भाई मेरे सारे फूल फेवरेट हैं और फूल से बच्चे तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। बच्चों का फेवरेट फूल क्या है? होमवर्क तो नहीं? उससे छुट्टी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? वालिदैन की बात कर लेते हैं। जो स्कूल के जो होमवर्क्स हैं परेशान है। बरतानिया में वालिदैन ने बच्चों के स्कूल होमवर्क को समझने के लिए ट्यूटर रख लिए। चलो जी, बच्चों के लिए तो मुश्किल थी, अब वालिदैन ने पहले समझना है कि ये होमवर्क है क्या, ट्यूटर इसलिए रख लिए हैं। लंदन और वेल्स, यहाँ पर मुतादिद वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चों के इस होमवर्क से बहुत परेशान हैं कि भाई इतना मुश्किल होमवर्क हमें समझ नहीं आ रहा, बच्चे कैसे करेंगे। और 40 पाउंड यानी तकरीबन 7,500 रुपये फी घंटा पर एक ट्यूटर की खदमात ली गई हैं। और यही नहीं किरण, सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे हैं कि वालिदैन की परेशानी इससे हो रही है हल, पैसा लाओ तो होमवर्क करंदे जाओ। लेकिन ये तो फैक्ट है ना शुएब, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो खुद भी पढ़ना पड़ता है। और अगर हम दोनों ज्यादा बातें कर लें तो प्रोड्यूसर साहब कहते हैं बीबी आगे बढ़ना पड़ता है, वरना क्या जंगल का शेर आ जाएगा यहाँ पे रोकने के लिए। आ रहा है सिम्बा, सिम्बा रोशनियों के शहर में सिम्बा आया। भाई सिम्बा नामी नटखट शेर हमजा और हसन के स्पाइक्स बनाए हैं उसने किरण। कितना ख्याल रख रहे हैं, मुझे बड़े मजे का लगा कि उसने स्पाइक्स बनाए उसके। मैं पूछने लगा था अभी अगर ये मेरे साथ होते कि यार ये आपने जेल लगाई है, इन्हें क्या लगाया है, इतना ख्याल रखने हैं। अपने बालों पर इतनी तवज्जो नहीं थी, पर सिम्बा गाड़ी के अंदर, मतलब किरण इमेजिन करें आप गाड़ी के अंदर सिम्बा हो। ये इतना भला नहीं है। गैर मुल्की मीडिया ने कराची में मौजूद 26 माह के सिम्बा की स्टोरी को नशर किया और बताया गया कि हमजा और हसन किस तरह इस जंगल के बादशाह का ख्याल रखते हैं और इसे कहते हैं तुम तो हमारे भाई हो। न सिर्फ घर बल्कि वो सिम्बा के साथ तो मार्केट की सैर को भी निकल जाते हैं। ये दोनों भाई कहते हैं कि सिम्बा की पैदाइश उनके फॉर्म पर हुई थी और सिम्बा की माँ के मरने के बाद से ही उन्होंने इस शेर की मुकम्मल देखभाल की, ब्यूटीफुल लाइन, अपनी फैमिली समझा। दिस इज ब्यूटीफुल लाइन। उन्होंने माँ बाप की तरह ख्याल रखा सिम्बा का। तो हम तो ये भी देखते हैं कि ख्याल रखने के लिए जब आप अपनी फैमिली का समटाइम्स निगलेक्ट कर देते हैं तो ये एक एग्जांपल सामने आ जाती है कि नहीं भाई ख्याल रखना है, सबका रखना है, जानदार का रखना है, प्लांट्स का भी ख्याल रखना है। लेकिन अगर खला में जाए, हाँ एलियंस की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगा था आप एलियनेटेड फील करते हैं जो लोग उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। खलाई मखलूक खुद नहीं चाहती कि इंसान उसे ढूंढे, तलाश करे,
ऐसे साइंसदानों ने दावा किया है कि अगरचे इंसान खला में अपने अलावा किसी जानदार बिलखुसूस खलाई मखलूक को तलाश करने के बारे में सोच रहा है, कई सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन खलाई मखलूक तो खुद हमसे मिलना नहीं चाहती। वो क्योंकि हमें ढूंढ चुके हैं पहले, उन्हें हमारी हरकतें लगता है पता चल गई हैं। दूर रहो इनसे, या पांचा एक ना कर दे हमारा, पहले खोल खाल के रखा हो हमने उनको यहाँ पे सारे पुर्जे। अच्छा किरण, खैर ये मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इसकी फुटेज भी दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड भी कर लेता हूँ। आज मैंने सुबह एक खबर पढ़ी थी नासा से मुताल्लिक कि हिस्ट्री सेट होने वाली थी। खवातीन का एक बेसिकली ग्रुप था जिसने पहली बार जाना था खला में, लेकिन नहीं जा सके ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रेस, क्योंकि वो ड्रेस सही नहीं था भाई। मैं सही कह रही हूँ ना, औरत मार्च इसीलिए हो रहा है। ठीक है भाई यार, मतलब मैं हैरान इस बात में, किरण औरतें अपने ड्रेसिंग का इतना ख्याल रखती हैं, क्यों नहीं प्रॉपर फिटिंग का ड्रेस वो लेकर गई भाई। ये जुल्म नासा ने भी कर दिया। नासा ने भी कर दिया, फिर हुआ ये कि वो सारे नहीं जा सके। एनीवेज इस पर भी इजलास होना चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए। लेकिन खैर हमें आगे बढ़ना है वरना बहस हो जाएगी। कुछ खाने पीने की बात करें, कॉफी पिए? पी लेते हैं। कौन सा फ्लेवर है? मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं, हमारे पास एक ही फ्लेवर आता है। कोई बात नहीं, मजेदार जायका, मुख्तलिफ फ्लेवर्स, जैसी चाहे वैसी कॉफी यूं करके हाजिर हो जाएगी। बरतानिया में कॉफी पीने का रुझान तो बढ़ता जा रहा था, रोजाना 4 कॉफी शॉप्स का इफ्तिताह किया जा रहा है। इस सिलसिले में ये रिसर्च सामने आई। कॉफी के शौकीन इतने खुश हैं कि नए रेस्टोरेंट्स जा सकते हैं, मनपसंद कॉफी के मजे उड़ा सकते हैं, जो फ्लेवर चाहें वो कॉफी का पीते जाएं। और बरतानवी हुकाम ने यह भी कहा है कि आइंदा 4 सालों में मजीद 6500 शॉप्स बनाई जाएंगी, जबकि 2023 तक तादाद बढ़कर 32,000 होने का इम्कान है। तो इस तरह होगा ये किरण के कॉफी तो आपको मिलेगी बड़े मजे की, लेकिन मुलाजमतों में भी इजाफा होगा। 2 लाख अफराद काम कर सकेंगे। और इस वक्त अगर हम बात करें बरतानिया की तो तकरीबन 1.5 लाख अफराद हैं जो कि कॉफी शॉप्स में काम करें। तो ये तो अच्छा है, रोजगार के मौके वहां बढ़ते चले जाएंगे। वाह, तो ये कहानी एक कॉफ़ी के मग के गिर्द घूम रही थी कि जो किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है और लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक ना मिले तो वो हंगामा बर्पा कर दे। ऐसी खबर अक्सर फ्लाइट्स में भी हो जाता है। जी जी, वैसी खबर है। ये हिस्पानवी खातून पैसेंजर है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, नारा बुलंद किया, नहीं मिली तो जहाज में हंगामा कर दिया, चीख चीख कर सबको परेशान किया। दुनिया का बदतरीन मुसाफिर इसीलिए तो इन्हें करार दिया गया। अच्छा, मतलब हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे बहुत शोर करते हैं, फिर भी हम उन्हें बेयर करते हैं, बट इन्होंने शायद इतना वावेला मचा दिया होगा कि बदतरीन मुसाफिर का दर्जा इन्हें मिला है, अवार्ड मिला है इन्हें, क्योंकि चीख चीख के इन्होंने कहा था कोल्ड ड्रिंक हमें चाहिए। तो ये फ़ज़ाई मेहमानों ने उन्हें फिर ताज़ा जूस जब फराहम करने की बात की तो खातून ने चीख कर नहीं भाई कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और इस इनकार पर उन्होंने फिर खूब चीखम चिल्ली की, आपे से बाहर हुई। और ये सफ़र जब ख़त्म हुआ ना उनका, तो फिर उनको अंदर भी किया गया, इतने लोगों को परेशान कर दिया। इसके होना भी चाहिए यार, मतलब आप आसपास के लोगों के तो ख्याल कर लें। ये नॉइस पोल्यूशन क्यों फैला रहे हैं? ठीक है भाई, नहीं मिली कोई बात नहीं, बेयर कर लें, अगर नहीं मिल रही घर जाके पी लेना यार, इसमें क्या बात हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, ऑफलोड भी किया जाता है ऐसे मुसाफिरों को, गिरफ्तार भी किया जाता है ऐसे मुसाफिरों को। ब्रेक क्यों नहीं ले लेते आप? आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आप लड़ना नहीं चाह रही मुझसे, तो ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक। यहाँ तो आप ऐसे मुझे ले आएंगे जैसे बारिश होगी, आप गुनगुनाएंगी और हम कॉफ़ी पियेंगे। आपका वैसे वहाँ पर आया मग सुबह से ना जब चाय कॉफ़ी के दौर चल रहे हैं तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि चाय की तलब हो, मौसम अच्छा हो, गाने वाला अच्छा हो, तो हम जिसके गुन गाएं वो कैसे गुनगुनाए। सज्जाद अली की बात करें, जबरदस्त वीडियो हमने उनकी देखी थी, तो पहले दिखाते हैं जरा आपको सज्जाद अली की वीडियो, उसके बाद एक सरप्राइज है आपके लिए।
आ गई हैं आप सैयदा आयशा अली, वंडरफुल सिंगर, और इनके साथ हैं इनके फियांसे। ज़्यादा अच्छा तारुफ होता है वैसे वैसे वीडियो डिजाइनर्स भी हैं। यस, मोहम्मद फैजान। ये सुर आप तान ऐसे ही चल रहा है आप दोनों का जहान। थैंक यू सो मच। ऐसे ही चल रहा है बिल्कुल। रिसेंटली वी गॉट एंगेज। माशाल्लाह, मबरूक, माशाल्लाह, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो आगे ये भाई हम आगे की बात पूछे आपसे इस सब के बाद, लेकिन मैं पहले जानना चाह रही हूँ कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, रियाज कर रही हैं, सीखती हैं? रियाज कुछ भी नहीं, बस कम नेचुरल। और ये था कि स्कूल में गा रहे हैं, अम्मा अब्बा की अच्छी आवाज़ है, घर में बड़ा सपोर्ट मिला। फिर मैंने सोचा कि भाई सिंगिंग करनी चाहिए मुझे। उससे पहले मैं प्रोजेक्ट्स करती थी, मॉडलिंग की। मैंने कहा यार सिंगिंग करनी चाहिए। खुद गाना लिखा अपना साथिया, और अपने ही ओन लिखा भी खुद था। बस एक दिन ऐसी बैठी हुई थी गैलरी में, कुछ माइंड में वर्ड्स आए, वो लिखा, कंपोज किया, जाके सुनाया डायरेक्टर को। ही साइड के वाओ ये तो इतनी अच्छी कंपोजिशन है, तुम इसको इसी तरीके से रिकॉर्ड करो। उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आई, रिकॉर्ड करवाया अपने ओन पॉकेट मनी से। अच्छा, और अब रिस्पांस कैसे आ रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, एवरीबॉडी लाइक इट। और अभी तो फर्स्ट वीडियो आपकी है? ये फर्स्ट नहीं है, ये अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। ओके, कितनी वीडियोस वैसे अभी तक जो है मेरे ऑफिशियली 3 गाने हैं। ओके, तो बस वही चलता आ रहा है सिलसिला। इसके साथ कमर्शियल्स भी कर रही हूँ मैं सिट्रस टैलेंट से। ओह जबरदस्त। लेकिन ज्यादा ध्यान आपका सिंगिंग साइड है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको कोई ना कोई एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू डू 3 चीज़ें तो आप एक साथ नहीं कर सकते। हर चीज़ का आप मज़ा ले लें, उसको करके देखें, एक्सपेरिमेंट कर लें, उसके बाद करना आपको एक ही चीज़ चाहिए। सिंगिंग में फॉलो किसको करती हैं भाई? कोई तो होंगी ना। हाँ, मेरा जॉनरा जो है जैसे आई लाइक नाज़िया हसन। नाम ऐसे ले किरण अब पसंद भी करती हैं, और फिर किरण की ख्वाहिशात तो फौरन आ जाती है ना। प्लीज नाज़िया हसन कोई भी उनका गाना। श्योर एंड चाहे आप तो पहले अपना भी गीत गुनगुना सकती हैं। नहीं, पहले नाज़िया हसन का करते हैं। आई वांट लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माय मदर। उनका फेवरेट गाना, उन्हीं की वजह से मैंने याद किया। वो माइक गुस्सा आता है इनको? नहीं, जब गुस्सा आता है तो फिर थोड़ी बार गुनगुनाती सही हो जाता है सब। वेरी गुड। हाँ, ऐसा होता है। और आप क्या कर रहे हैं? मतलब एक्चुअली मैं वीडियो भी डिजाइन कर रहे हैं, आप एडिटिंग भी देख रहे हैं, लोकेशंस भी खुद तो डिसाइड नहीं कर रहे? नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है, इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह आते हैं, वो सारे लाइनअप मैं करता हूँ। ओके, वेन्यूज़ वगैरह देखता हूँ, इसकी वार्डरोब वगैरह देख लेता हूँ, और लाके इसको लेके जाना, फिर लेके आना, वेबसाइट बनाना, और इसकी सोशल साइट पूरी मैं अपडेट करता हूँ इसकी। और बाल उनके लाल नहीं किए, अपने करा ये तो एक मेरा अलग फैशन वीक था, उसके हिसाब से मैंने करवा दी। मेरे इंसिस्ट मतलब मेरे कहने पे आपने कहा मैं अपने ऊपर नहीं तजुर्बा कर रही है। हाँ, मैं तजुर्बा कर नहीं सकती ना, कमर्शियल्स वगैरह में यू नो कि ब्लैक ही अच्छा लगता है। तो ये कि सही चलता है, मैनेज चलता है, तो सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ, इसकी टाइम वगैरह जो होती है, वेन्यू वगैरह, देन उसके बाद ये फिर अपना करते हैं, परफॉर्म करते हैं। गाना सुनाएंगी, एक और गाना नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल। एक अपना प्राइवेट सॉन्ग, ये मैं अपना साथिया सॉन्ग सुनाती हूँ, जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग है। ये साथिया सुना रही है, हमारा और आपका साथ कुछ सेकंड्स और है इनके सुर के साथ में। हम आपसे अगले हफ्ते में मिलेंगे, और अभी हम दोनों इनका गाना सुनेंगे, इसके बाद भी सुनेंगे। प्लीज